बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन काजिम और हर वक्त आप लोगों की सेफ्टी के बारे में मैं परेशान रहती हूं। क्यों? क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें सिर्फ अगर हम ट्रैफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो होती हैं जिसकी वजह से लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है बहुत बुरी तरह से मुतासर होती है। जैसे कि लोग हेलमेट नहीं पहनते, एम्बुलेंस को टाइम पे जगह नहीं देते, बिला वजह हॉर्न बजाते चले जाते हैं, वन व्हीलिंग, बहुत सी ऐसे मामलात हमारे रोड्स पे होते हैं जिनको हमें खुद प्रिवेंट करना चाहिए। देखिए, ट्रैफिक पुलिस का काम है रोकना जब कोई गलत काम हो, लेकिन गलत काम की तरफ हम जाते क्यों हैं? व्यूअर्स, जल्दी हर किसी को होती है एक से दूसरी जगह पहुंचने की, लेकिन उस जल्दी में हम ना सिर्फ अपने आप को लेकिन दूसरे लोगों की ज़िंदगियों को भी बहुत बुरी तरह से मुतासिर कर देते हैं या उनको किसी न किसी तरीके से कोई नुकसान पहुंचा देते हैं। देखिए व्यूअर्स, लॉजिकल सी बात है। चलें सबसे पहले बात करते हैं हेलमेट की, क्योंकि मैंने एक लिस्ट बनाई है वेरियस डिफरेंट इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स की जो हमारे यहाँ होते हैं। सबसे पहले तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप बाइक पे बैठ रहे हैं तो ऑब्वियसली उसकी कोई सीट बेल्ट का सिलसिला नहीं होता, लेकिन हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है। और हेलमेट के बगैर जो लोग बाइक चलाते हैं वो बेसिकली कानून के ख़िलाफ़ एक्शन ले रहे होते हैं। और आपने नोटिस किया होगा पूरे पाकिस्तान में जब आपको बाइक के बगैर देखा जाता है तो आपको रोका जाता है और उस हिसाब से फ़ाइन किया जाता है। सो प्लीज़ हेलमेट का इस्तेमाल करें। और अगर आप छोटे बच्चों को अपने साथ लेके ट्रैवल कर रहे हैं तो उनके साइज़ के, उनके मुताबिक भी उनको हेलमेट पहुँचाएँ और पहनाएँ, बिकॉज़ ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है व्यूअर्स। खुदा न खास्ता कोई नीचे गिर जाता है, सर ज़मीन पे लगता है तो सर फट जाएगा, आपकी नेक बहुत बुरी तरह से डैमेज हो सकती है। सो ये हेलमेट आपके हेड एंड नेक एरिया को तो कम से कम सेफ रखता है ना, क्योंकि आप सोचें बाइक के ऊपर या साइकिल के ऊपर आप बहुत एक्सपोज होते हैं। और सिर्फ मैं बात इस वक्त मोटर बाइक की नहीं कर रही, रेगुलर साइकिल के ऊपर भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं। बल्कि रेगुलर साइकिल पे जब बाइसिकल पे लोग बैठते हैं हेलमेट भी होता है। बाहर के मुल्क में एल्बोज़ को सेफ़ रखने के लिए भी एक चीज़ पहनी जाती है और नीज़ को यानी कि गोडों को सेफ़ रखने के लिए भी रखा जाता है कि कोई भी जगह जो है वो बहुत बुरी तरह से मुतासिर ना हो अगर इंसान गिर जाए। तो एक तो ये एलिमेंट है। उसके साथ साथ बेल्ट पहनना। वही अगर गाड़ी में बैठे हुए हैं तो सीट बेल्ट का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? देखिए, गाड़ी में कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं डाली जाती, जितनी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वही डाली जाती हैं। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली गाड़ी जो लोग बनाते हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, वो कोई वेस्ट करने के लिए तो नहीं ये चीज़ें डालते ना, और अपना ख़र्चा वो क्यों बढ़ाएंगे अगर वो ज़रूरत की चीज़ नहीं है। सो सीट बेल्ट पहनना और सीट बेल्ट का इस्तेमाल तो पूरी दुनिया में एक बड़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। और बार बार हम रोड सेफ्टी की जब बात करते हैं तो सीट बेल्ट की बात करते हैं। सो ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। और सिर्फ वो लोग नहीं जो फ्रंट पे बैठे होते हैं। अब देखिए, पीछे ये बच्चे बैठे हुए हैं, उन्होंने सीट बेल्ट पहनी है। अव्वल तो ये जो लड़का बैठा हुआ है बच्चा, ये अगर बूस्टर सीट के अंदर हो, जिसको हम कार सीट भी कहते हैं, क्योंकि छोटे बिल्कुल बेबीज़ जो होते हैं उनकी कार सीट होती है, फिर अगले लेवल पे आती है बूस्टर सीट, और फिर फाइनली इस किस्म की सीट पे हम जो नॉर्मल सीट है उस पर बैठाते हैं सीट बेल्ट पहन के। सो सीट बेल्ट फ्रंट पे भी जो लोग बैठे हैं उन्होंने भी पहननी है, पीछे जो बैठे हैं उन्होंने भी पहननी है। महफूज हमने सबको रखना है। उसी के साथ हम जब सीट बेल्ट की बात कर रहे हैं वहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल्स की बात करनी भी बहुत ज़रूरी है। भाई, ट्रैफिक सिग्नल बड़ा क्लियर है। मैं अपनी बेटी, मेरी 3 साल की बेटी नूर से पूछें कि ये ट्रैफिक लाइट का बताओ तो वो कहेगी रेड मीन्स स्टॉप स्टॉप स्टॉप, येलो मीन्स रेडी टू गो, ग्रीन मीन्स गो गो गो। मतलब मैंने अपनी बेटी को भी छोटी सी उम्र पे ये सिखाया है कि भाई किसका मतलब क्या है। अब ये जो लाइट आप देख रहे थे कि लाल बत्ती है और राइट का उसका इंडिकेटर दिया हुआ है ग्रीन, यानी कि सिर्फ जो राइट की तरफ मुड़ना चाह रहे हैं वो मुड़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप सीखते हैं जब आप प्रॉपर ट्रैफिक के रूल्स को पढ़ के अपना ट्रैफिक का एग्ज़ाम देते हैं, रिटन टेस्ट देते हैं। अब रिटन टेस्ट अक्सर लोग जो हैं वो रटा लगा के दे देते हैं, लेकिन ये नहीं रियलाइज़ करते कि उसको अंडरस्टैंड करना कितना ज़रूरी है। वो चीज़ें सिर्फ पढ़ के पेपर दे के पास हो के टेम्प्रेरी लाइसेंस लेने के लिए आप ये काम नहीं करते। लर्नर्स लाइसेंस आप ये इसलिए करते हैं क्योंकि आपने प्रॉपर गाड़ी का टेस्ट आगे जाके देना होता है, और ये जो लिखी हुई चीज़ें होती हैं इनको मद्देनज़र रखते हुए आपने टेस्ट देना है। अच्छा, टेस्ट भी लोग पास कर देते हैं, लेकिन जब टाइम आता है एक्चुअली रोड के ऊपर तो बिहेवियर इतना नेगेटिव होता है। देखिए, सीट बेल्ट ना पहनना एक नेगेटिव बिहेवियर है, ट्रैफिक के रूल्स को ना फॉलो करना एक नेगेटिव बिहेवियर है, ट्रैफिक लाइट के ऊपर, लाल लाइट बत्ती के ऊपर गाड़ी को स्पीड से चला देना कि भाई हमें देर हो रही है, तो आपको अगर देर हो रही है तो 1000 और लोगों को भी देर हो रही होती है। तो क्या हमें इस चीज़ का ख्याल नहीं करना कि हमारी वजह से कोई इंसान डैमेज ना हो, कोई इंसान को कोई नुकसान ना पहुंचे? क्योंकि देखें, गाड़ी को मैं हमेशा एक वेपन की तरह
डिस्क्राइब करती हूँ, ये एक हथियार है, ये एक इतनी बड़ी सी चीज़ है जो आप स्पीड से चला रहे हैं, अगर आप ध्यान नहीं करेंगे तो किसी की ज़िंदगी भी जा सकती है, कोई सारी ज़िंदगी के लिए अपाहिज भी हो सकता है। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं याद रखने को। इसी तरह जब आपने मोटरवे पे या किसी भी हाईवे के ऊपर गाड़ी चलानी है तो जो स्पीड लिमिट है उसके अंदर रह के चलानी है। अगर आपको रोका जाता है और आपने कुछ गलत किया तो आपने स्टॉप करना है, अगर आपको फाइन किया जाता है तो आपने वो फाइन पे करना है, लेकिन फाइन पे करने का मतलब है कि आपने कुछ गलत किया। सो ये नहीं है कि अब आप किसी हाईवे या मोटरवे पे जा रहे हैं तो आप स्पीड के लिमिट से बहुत आगे जा रहे हैं। देखिए गाड़ी ऑलरेडी बड़ी स्पीड पे होती है, ध्यान करना इंपॉर्टेंट है। हर दूसरे दिन हम कोई ना कोई हाईवे पे या मोटरवे पे ऐसा इंसिडेंट सुनते हैं जहाँ पे पूरी फैमिली जो है वो दुनिया से रुखसत हो गई। सो वी हैव टू बी केयरफुल। ये देखिए कितना मेजर एक एक्सीडेंट की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, बैक से भी फ्रंट से भी। अब आप ये देखें कि फिजिकल नुकसान गाड़ी का और उसके साथ साथ जो लोग अंदर बैठे हैं उनका कितना मेजर नुकसान हो सकता है। सो एक और एलिमेंट, अब जब नुकसान की और एक्सीडेंट्स की बात करते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि एम्बुलेंस लोग देख के उसको जगह नहीं देते, और अगर उसको जगह देते तो उसके पीछे खुद भी लग जाते हैं कि वो स्पीड से जा रही है तो हम भी उसके पीछे पीछे स्पीड से निकल जाएं, और इस तरह भी बहुत से एक्सीडेंट्स होते हैं। ओ भाई, एम्बुलेंस की आपने आवाज़ सुनी, आपने साइड पे हो जाने हैं और आपने उसको प्रायोरिटी पे जाने देना है, क्योंकि उस एम्बुलेंस में कौन इंसान अपनी जान से, मतलब अपनी जान की एक जंग लड़ रहा है, हमें नहीं पता। अंदर कोई हार्ट पेशेंट है, कोई कैंसर पेशेंट है, कोई बहुत सीरियस कोई चीज़ हुई हुई है, कुछ बच्चे को चोट लगी हुई है, किसी के पेरेंट्स भी, मतलब एम्बुलेंस को देख के हमें साइड पे हो जाना चाहिए। इसी तरह अगर हम पुलिस की गाड़ियों को देख रहे हैं स्पीड से जाते हुए तो ऑब्वियसली किसी रीज़न की वजह से वो स्पीड से जा रहे हैं, तो आप अपने आप को परे कर लें। जहाँ पे आप सायरन एम्बुलेंस की या गाड़ी का या पुलिस का सायरन सुने, आप फ़ौरन साइड पे हो जाएं। ये भी एक बहुत बुरी बात है। भाई इतनी क्या जल्दी है कि किसी और इंसान जो अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच की एक जंग लड़ रहा है, आप उसको डिसरप्ट कर रहे हैं या उसको रोक रहे हैं। कितना भी ट्रैफिक जैम हो, आपने गाड़ी परे करके साइड पे होके एम्बुलेंस को जगह देनी है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी के साथ बेकार में हॉर्न बजाना। अब ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं, हॉर्न बजाई जा रहे हैं। भाई क्यों किसी दूसरों का दिमाग ख़राब करना होता है हम लोगों ने? या फिर म्यूज़िक इतना ऊंचा लोग गाड़ी में चला लेते हैं। भाई आपने म्यूज़िक सुनना है, अपनी गाड़ी में सुने, इतना सुने कि आप सुन सकें। पूरे मोहल्ले को सुनाना ये एक बड़ी गलत बात हो जाती है। अच्छा, अक्सर लोग हॉर्न बजाते हुए गुजर रहे होते हैं, स्कूल्स में बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, अस्पतालों में पेशेंट्स जो हैं, अब ये एरियाज़ नो हॉर्न वाले एरियाज़ होते हैं, यहाँ पे आपको हॉर्न बजाने की इजाज़त नहीं है। अस्पताल में जब इंसान बैठा हुआ होता है तो सबसे ज़्यादा आपको आवाज़ हॉर्नों की आ रही होती है बाहर गाड़ियों की। प्लीज़, हॉर्न का मतलब है आपने दूसरी गाड़ी को कोई इंडिकेशन देनी है या किसी रोड पे चलने वाले बंदे को इंडिकेशन देनी है कि आप आ रहे हैं, या एक मैसेज देने के लिए, जिस तरह हम किसी को आवाज़ लगाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम इतनी ज़्यादा ऊंची मतलब हॉर्न बजा के, देखिए एक तो बंदा मेंटली भी डिस्टर्ब होता है, दूसरी बात जिस एरिया में आप हॉर्न बजा रहे हैं उधर के रहने वाले लोग डिस्टर्ब होते हैं। एंड मोर देन एनीथिंग एल्स, अगर ट्रैफिक जैम में तो हॉर्न पे हाथ रख देना, इससे क्या होगा? जो बाकी लोग ऑलरेडी आपके इस तरह ही तकलीफ में बैठे हुए हैं इंतज़ार के भाई किसी तरह खुले ट्रैफिक तो हम निकले, वो भी बेचारे पागल होना शुरू हो जाते हैं। सो प्लीज़ माय रिक्वेस्ट इज़, बिला वजह हॉर्न का इस्तेमाल ना करें। हॉर्न का भी एक पर्पस है, ओवर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग मैं देखती हूँ सुबह जा रहे होते हैं, बच्चों को जब स्कूल ड्रॉप करने के लिए हम जा रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि गाड़ियाँ पास से काम पे आ रही होती हूँ मॉर्निंग शो पे, तो पैं जो गाड़ी गुजरी है ऊँचे हॉर्न बजाती हुई गुजर रही है। भाई क्यों? हॉर्न बजाना एक बीमारी है जिसको हमें थोड़ा सा कंट्रोल में लेके आना है। आखिरी बात, अगर हमने हादसात से बचना है तो हमें ज़िंदगी की अहमियत समझनी है, और ज़िंदगी की अहमियत वही लोग समझते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में या तो कुछ खोया होता है या ख़ुद कभी ज़िंदगी और मौत के बीच की जंग लड़ी होती है। आज एक ऐसी ही बहुत ही बाहिम्मत और ब्रिलियंट खातून हमें ज्वाइन करेंगी जो टेक्निकली हमारे मुल्क की बहुत बड़ी सुपरस्टार हैं, लेकिन वो अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करेंगी, अपने स्ट्रगल्स के बारे में हमें बताएंगी, ऑब्वियसली हैप्पी एंड पॉजिटिव मोमेंट्स की भी, बट वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट हर स्ट्रगल।
सो व्यूअर्स 042992000648 पे आप कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। आइए किचन की तरफ बढ़ते हैं जहाँ शेफ़ आमिना इलियास हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप ना बड़े गौर से सुन रही थी मेरी बातें। जी, आई गो थ्रू दिस एवरी डे। ये एक बहुत बड़ा मसला है यार, दिमाग पागल हो जाता है। वो छोटे छोटे 12-12 13-13 साल के मैं बच्चों को देख रही होती हूँ बाइक चला रहे होते हैं। भाई इजाजत ही नहीं है, कानून के खिलाफ है। और बड़ा स्ट्रिक्ट हमारा कानून है, लेकिन कोई फॉलो। मैं ये देख रही होती हूँ कि पेरेंट्स अलाउ कर देते हैं, फिर शायद बच्चे भी नहीं सुनते होंगे, मगर और वो इतनी रैश ड्राइव करते हैं। 12 साल का बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा, आप बाइक की चाबी अपने पास रखें। बिल्कुल, वो अपनी जान के लिए भी खतरा है और बाकी जो रोड पे लोग जा रहे हैं उन सबकी जान के लिए खतरा है वो एक्चुअली। भाई मैं आपको कुछ दिन पहले का ही वाकया बताती हूँ। आई वॉज गोइंग, मैं अपने डॉग्स को सुबह वॉक करा रही थी। मैं 6 और 7 बजे के दरमियान उनको वॉक पे लेके जाती हूँ क्योंकि धूप की शिद्दत भी कम होती है एंड इट्स ईजियर, और हस्बैंड और मुझे एक टाइम भी मिल जाता है गप लगाने का। सुबह वॉक पे जा रहे हैं, अब ऑब्वियसली वॉक पे हम मेन रोड पे तो नहीं चल रहे होते, हम घर के वो जो स्ट्रीट्स हैं उसी के अंदर वॉक कर रहे होते हैं। ये वो जुप करके हमारे पास से एक बाइक गुजरी, मेरी जान ही निकल गई क्योंकि अंदर के रोड पे कौन है। मैंने आगे से फैसल को मुड़ के देखा, मैंने कहा ये क्या था। आगे देखा तो एक छोटा सा बच्चा, मतलब उसकी उम्र कोई, क्योंकि पास से गुजरा था तो मैंने बैक से ही देखा, जब उसने अपनी बाइक मोड़ी है ना मेन रोड पे ले जाने के लिए, मैंने देखा, मैंने कहा ये तो फैसल बिल्कुल छोटा सा बच्चा है। उसने कहा 12-13 साल का होगा, और मेरी जान निकल गई। मैंने कहा सुबह के 6 बजे इसको बाइक किसने दी, ये क्यों जा रहा था। और इस तरह से इस तरह मतलब इतनी तेजी से गुजरी कि 1 सेकंड के लिए पता ही नहीं चला कि कुछ गुजरा है। मैंने कहा ये आगे देखा तो इतनी स्पीड से। अच्छा, आप देखें दोनों हमारे डॉग लीश पे, हम उनको वॉक करा रहे हैं, हस्बैंड और मैं साथ वॉक करें, हमें भी लग सकती थी, कोई राइट लेफ्ट हो जाता, कुछ होता। मैं तो हैरान, मैंने कहा ये क्या है, बट ये एक नॉर्मल चीज़ है। प्लीज़ 18 साल की उम्र के बाद अकेले बाइक चलाने की इजाज़त होती है, उससे पहले नहीं। और विदाउट हेलमेट एंड विदाउट सेफ्टी मेजर्स तो बहुत ही डेंजरस है। ये आप अपने बच्चों के सर पे कोई एहसान नहीं कर रहे, आप एक तरह से उनको खुद ही एक हथियार दे रहे हैं अपनी जान लेने का। क्यों हम ऐसे करते हैं, कौन सी चीज़ इतनी अहम है दुनिया में। देखिए, कोई ज़िंदगी मौत की बात हो तो बंदा फिर भी कुछ सोच सकता है, लेकिन सुबह दूध मंगवाने के लिए छोटे को भेजना है क्योंकि घर का बड़ा नहीं जाना चाह रहा, तो आई एम सॉरी, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। खैर, किचन में क्या बना रहे हैं, कुछ अच्छी सी बात कर। जी, चिकन ब्रेड आज हम बेक करेंगे, उसकी तैयारी हो रही है। और डो के लिए मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। मैदा ले लिया है मैंने, प्लेन फ्लावर जो होता है वाइट, वो मैंने 2 कप्स लिया है। और इंस्टेंट ईस्ट यूज़ कर रही हूँ मैं, इसके लिए आप दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं। इंस्टेंट ईस्ट ले रही हूँ 1.5 टीस्पून, शुगर है 1.5 टीस्पून, और इसके साथ सॉल्ट लेंगे 1 टीस्पून, और ऑयल लेंगे 1/4 कप। और इसके साथ हम इसमें जो ऑप्शनल है एग डालना चाहें तो, अदरवाइज़ पानी के साथ आप इसको हाफ क्वांटिटी पानी के साथ आप इसे गूंद लेंगे, डो को गूंद के साइड पे रख देंगे। देन फिलिंग के इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। बटर ले लिया है 2 टेबलस्पून, सॉल्ट ले लेंगे 1 टीस्पून, और अनियन है चॉप 2 टेबलस्पून है। मैदा लेंगे 1/4 कप ले लेंगे, और इसके साथ हम लोग इसमें दूध ऐड करेंगे और इसको एक वाइट सॉस बन जाएगी। उसके साथ में अब आपको इसके अंदर हमने जो ब्रेस्ट चिकन ऐड करनी है, श्रेडेड चिकन है वो ले लें। वेजिटेबल्स जो भी चाहें वो ले सकते हैं, मैंने कैप्सिकम, टमेटोज़ और जो ऑलिव्स हैं वो लिए हैं। और ये सारी हम जब इसके अंदर असेंबलिंग कर लेंगे, सबसे पहले मैं इसमें बटर ऐड करूँगी, और उसके साथ आपको पता है थोड़ा सा मैं मैदा डाल के इसको रोस्ट कर लूँगी। उसके साथ हम इसमें मिल्क ऐड कर लेंगे, वाइट सॉस हमारी रेडी हो जाएगी। एंड देन उसमें मैं चिकन ऐड करके, सीजनिंग आप स्ट्रॉन्ग रखना चाहें, लाइट रखना चाहें वो ऐड करेंगे। एंड देन उसके बाद हमने इसको सीजनिंग को ठंडा होने के लिए छोड़ देना है, क्योंकि फिलिंग अगर हम गरम गरम डो में फिल करेंगे तो देन फिर वो जो चिकन ब्रेड है वो हमारी अच्छे से बेक नहीं होगी। फिर उसके बाद जब थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी, एंड देन जो डो है वो भी हमारी प्रूफ हो चुकी होगी, उसको मैं यहाँ पे अच्छे से बेल के, और जो भी आप शेप आपको पसंद हो वो इसमें हम इसकी फिलिंग ऐड करके, एंड देन फिर उसको शेप दे के इसको हमने ऑलमोस्ट 20 to 25 मिनट्स के लिए 180 डिग्री पे बेक करना है। तो हमने इसके अंदर हम मशरूम्स भी डाल सकते हैं, चीज़ स्लाइसेस भी डाल सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से वही चीज़ है ना कि जिनको चीज़ी ब्रेड पसंद है। देखिए, जो बेकरी से मिलती है वो इतनी मज़े की नहीं होती। बिल्कुल, उसका सबसे बड़ा इशू ये होता है कि जब आप उसको बनाते हैं तो वो जब आप लेके घर आते हैं तो वो ब्रेड फिर भी सॉफ्ट होती है, जो अंदर से जो उसका मिक्सचर होता है वो इतना ड्राई सा होता है, और इतना वो, क्योंकि पहले पैटीज़ भी जो वो आपको बेकरी से मिलती थी इतनी मज़े की मिलती थी, अब पैटीज़ भी इतनी अंदर से ड्राई हो गई है कि वो लगता है कि जैसे वो ज़बरदस्ती कुछ उसके अंदर भरा हुआ है। सो वाइट सॉस,
थोड़ा सा उसमें अगर आप चीज़ भी डालना चाहें, मशरूम्स डाल दे तो बड़े मज़े की एक फीलिंग बन जाती है। और फिर टेस्ट और हाइजीन एग्जैक्टली जो मार्केट बॉट है, आप तो उसको घर में बनाने वाला तो कंपैरिजन ही नहीं हो सकता। तो इसको हमने बेक कितनी देर करना है? इसको हमने 20 to 25 मिनट्स में बेक हो जाती है। एग वॉश कर लेंगे, ऊपर आप चीज़ लगाना चाहें, मैं थोड़ी सी वेजिटेबल्स लगाऊंगी और कलर अच्छा सा आ जाएगा। और उसमें 180 to 200 डिग्रीज का टेम्परेचर है। हमारे पास इलेक्ट्रिक ओवन है तो आपको पता है ओवन टू ओवन भी वेरी करता है टेम्परेचर और टाइमिंग। वैसे ऑलमोस्ट 20 to 30 मिनट्स में ये बेक हो जाएगी। वंडरफुल। और गरम गरम चिकन ब्रेड अगर आप सर्व करें अपने गेस्ट को तो व्यूअर्स आप खुद सोचें ना कि कितनी वो एक इम्प्रेसिव चीज़ हो जाती है। सो अगेन एंड दिस चिकन ब्रेड इज़ अ ग्रेट ऑप्शन फॉर लंच बॉक्सेस ऑल्सो। एग्जैक्टली। जो पेरेंट्स अक्सर सोच रहे होते हैं कि यार बच्चों को क्या दे खाने के लिए, तो जो बेकरियों से चीज़ें मंगा के देते हैं, बेहतर नहीं है कि घर पे ही खुद चिकन ब्रेड बना लें। मतलब हस्बैंड का भी लंच चला जाएगा, बच्चों का भी सारा हो जाएगा। एक चिकन ब्रेड के आप स्लाइसेस करके उसको इस तरह से भेज दें तो एक ये बड़ा अच्छा ऑप्शन बन जाता है। और वो टिपिकल जो चीज़ें होती हैं जैसे कि नगेट्स हो गए, चिप्स हो जाते हैं, उससे एक मुख्तलिफ चीज़ होती है। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट ऑप्शन। दैट्स इट। सो देयर यू गो व्यूअर्स, अ वेरी वेरी सिंपल एंड अनकॉम्प्लिकेटेड रेसिपी। हमारी कोशिश यही होती है कि वो सारी चीज़ें जो आप बाहर से ख़रीदते हैं, ऑब्वियसली हम आपको टिपिकल बहुत हेल्दी चीज़ें भी बता सकते हैं, लेकिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जब हमने खाने की बात करनी होती है तो हमें हमेशा ऑप्शंस चाहिए होती है, वैरायटी चाहिए होती है। हमने फॉर एग्जांपल ग्रोसरी भी लेने के लिए जाते हैं तो हमेशा ज़रा वेरिएशन में चीज़ें लेके आते हैं कि कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ डिफरेंट हो जाए। बच्चे बोर हो जाते हैं वही चिप्स नगेट्स खा खा के। अगर आपने घर में भी बनाए हुए हों फ्रेश नगेट्स और आपने फ्रीज़ किए हों और आप उनको फ्राई करके भेजें, सेम चीज़ बच्चे बोर हो जाते हैं। सो एक दिन आपने नगेट्स भेज दिए होममेड या चिकन टेंडर्स घर पे बना के आपने भेज दिया, आपने एक दिन चिकन ब्रेड भेज दी, एक दिन आपने पराठे के अंदर ऑमलेट डाल के पराठा रोल बना लिया। डेली कोई मुख्तलिफ चीज़ जा सकती है स्कूल्स या लंचेस के अंदर जो ग्रेवी सालन से हट के हो। चाउमीन आपने बना ली विद चिकन एंड वेजिटेबल्स और वो आपने डाल दी बच्चों के लंच बॉक्स में, साथ में आपने थोड़ा सा फ्रूट दे दिया। ये हेल्दियर ऑप्शंस होते हैं। सैंडविचेस ऑफ कोर्स मज़े की चीज़ है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि वो ड्राई हो जाते हैं जब तक आप स्कूल लेके जाते हैं। सो ये कुछ ऑप्शंस हैं, अल्टरनेटिव्स हैं। और अब वैसे भी मौसम कुछ बेहतर है। पहले तो हर चीज़ ख़राब हो जाती थी, लंच बॉक्सेस में लोग ड्राई चीज़ें ही भेजते थे। अब मौसम भी कुछ बेहतर है। सो कुछ इन चीज़ों की तरफ अगर हम अपना इंटरेस्ट लेके जाएँ तो वो बेहतर होगा। खैर, जहाँ पे हम ये बातें कर रहे हैं वहाँ पे कुछ हेल्थ एंड फिटनेस की भी बात करेंगे। ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। सेहत की जब बात करते हैं तो फिजियोथेरेपी, वेस्टर्न मेडिकल एक्यूपंक्चर, बॉडी एडजस्टमेंट और ऑस्टियोपैथी टॉप ऑफ द लिस्ट पे आते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी मदद होती है पेन मैनेजमेंट में और एक स्किलफुल हाथ से और एडवांस मशीनरी के थ्रू आपको रिलीफ मिल जाती है। और ऑफ कोर्स व्यूअर्स, वही वाली बात है ना कि इंसान जब तकलीफ़ में होता है तो बहुत सी उसकी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, स्पेशली इंसान का पोस्चर और अलाइनमेंट। लेकिन पोस्चर और अलाइनमेंट से हट के भी बहुत से ऐसे यंग लोग होते हैं, बच्चे होते हैं जिनको आदत होती है, जिस तरह मुझे भी बचपन में बहुत आदत थी कुब निकाल के चलने की, जिसको हम कुब्बा भी कहते हैं। मतलब बेटा कुब क्यों निकाल रहे हो, सीधे होके बैठो, सीधे होके बैठो। बहुत से लोग जो हैं वो कॉन्शियस नहीं होते, बच्चों को नहीं गाइड करते और फिर उनको पोस्चर और गर्दन के, सर्वाइकल के मसले होने शुरू हो जाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर वसीम जावेद हैं जो हमें गाइड करेंगे। पिछले 10 साल से माशाल्लाह आपका इस फील्ड में एक्सपीरियंस है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके साथ हमें ज्वाइन किया है दूसरे एंड पे आपके असिस्टेंट डॉक्टर अदनान ने। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अदनान। तो डॉक्टर अदनान अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं, साथ में हम अब्दुल रहीम को इन्वाइट करेंगे थोड़ी देर बाद जो आपके पेशेंट है। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है पोस्चर एंड नेक एंड बैक पेन। पोस्चर क्या चीज़ है? पोस्चर हमारी जिस्म की एक ऐसी शक्ल या ऐसी प्रेजेंटेशन है जिसमें हमारी हड्डियां और हमारे पट्टे जो हैं एक ऐसी शक्ल में, एक ऐसे अलाइनमेंट में रहें कि वो बिल्कुल सही पोजीशन में रहें। अगर वो सही पोजीशन में रहेंगे तो हमारी बॉडी अलाइन रहेगी। सिटिंग में जैसे हम बैठते हैं तो एवरीथिंग इज़ वेल अलाइंड, टेढ़े होके नहीं बैठ रहे। जैसे कुब का वर्ड आपने यूज़ किया, कुब निकाल के नहीं बैठ रहे। बचपन में तो मुझे यही होता है, हम जब मैं ऐसे करके मैं बैठी होती थी, मामा कहती थी कुब मत निकालो, सीधी होके बैठो, कमर सीधी करो, कमर सीधी करो। तो मुझे समझ नहीं आती थी कि क्यों कह रही हैं, अब समझ आती है। एग्जैक्टली। तो पोस्चर जो है अल्टीमेटली हमारी बॉडी को बताता है कि इफ़ इट इज़ राइट और रॉन्ग।
अगर पोस्चर ख़राब होगा तो उसका इम्पैक्ट हमारे सर से लेके पाँव तक होल बॉडी पे आता है। वो किस तरह से होल बॉडी पे आता है, उसका पूरे जिस्म पे क्यों फ़र्क पड़ता है? गर्दन की तो समझ आती है। उसकी वजह ये है कि आप ये समझ लें कि अगर हम स्टिक्स को एक दूसरे के ऊपर रखें और एक स्टिक का एंगल थोड़ा सा टेढ़ा कर दें तो एज अ होल स्टिक्स पे इम्पैक्ट आ रहा होता है ना, पूरी टेढ़ी हो जाएगी। इन द सेम वे हमारी बोन्स जो हैं दे आर जस्ट लाइक स्टिक्स, और वो एक दूसरे के ऊपर स्टैक हुई हुई हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई हैं। अगर एक बोन में चेंज आता है अलाइनमेंट का तो होल बॉडी में चेंज आना शुरू हो जाता है। और मसल्स वो रस्सियाँ, वो तारे हैं जो कि इन हड्डियों को अपनी जगह रखे हुए हैं। अगर ये मसल्स कहीं टाइट हो जाएं तो अलाइनमेंट फिर चेंज कर देते हैं, फिर मैकेनिक्स चेंज हो जाती है, अलाइनमेंट्स चेंज हो जाती हैं। तो अगर हम बात करें गर्दन के दर्द की पोस्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर बैक पेन की तरफ जाएंगे। गर्दन की दर्द स्पेशली यहाँ पे ये जो साइडों पे पेन होनी शुरू हो जाती है, नेक के पेन होनी शुरू हो जाती है और ये कंधों में, बिल्कुल, इसके बारे में मुझे बताएं। इसके बारे में ये बताऊंगा कि जब हम पोस्चर को देखते हैं ना तो हम फेस से देखना शुरू करते हैं, ईयर की अलाइनमेंट से देखना शुरू करते हैं कि अगर पोस्चर पेशेंट का ख़राब होगा या किसी का भी ख़राब होगा तो इवन आइज़ में एंगल्स में चेंज आ जाएगा, जिसे हम कहते हैं ना स्क्विंट डेवलप हो गया, एक मुश्किल सी टर्म है, लेकिन उसमें आइज़ जो हैं वो अपनी जगह पे नहीं होती, बराबर नहीं होती। इन द सेम वे हमारे ईयर के लोब्स इम्बैलेंस कर जाते हैं, हमारे आईब्रोज़ का लेवल चेंज हो जाता है, हमारी चीक्स का ये जो एंगल होता है इसका लेवल चेंज हो जाता है, चिन मिड लाइन में नहीं रहती, शोल्डर जो है वो हमारे या तो अप डाउन हो जाते हैं या फॉरवर्डेड चले जाते हैं। और जो आपने पूछा पेन क्यों आता है, उसकी वजह ये है कि जब हमारी अलाइनमेंट ख़राब होती है तो हमारे कुछ ऐसे सेल्स हैं जिस्म के अंदर जो कि दर्द लेके जाते हैं और उनके ऊपर प्रेशर आ रहा होता है कि वो अलाइनमेंट में नहीं है और फिर दर्द आना शुरू हो जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब सॉरी, यहाँ पे मैं आपको इसलिए रोकना चाहूँगी क्योंकि बड़ी दफ़ा लोग ये भी कहते हैं कि भाई मेरी गर्दन में दर्द हो रही है क्योंकि मुझे टेंशन बहुत है, मुझे स्ट्रेस बहुत है। आप कह रहे हैं पोस्चर से गर्दन में दर्द होती है? पोस्चर जो है ना एक कॉज है, स्ट्रेस इटसेल्फ इज अनदर कॉज। जो स्ट्रेस से भी हो सकता है, तो सिर्फ पोस्चर का इशू नहीं होता। क्योंकि हमारी कुछ नर्व्स हैं जो कि स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा लिंक्ड हैं। जैसे एक नर्व है वेगस, अब वेगस जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ख़राब कर देती है, हमारे नेक के मसल्स जो हैं उसके साथ अटैचमेंट्स हैं उनको टाइट कर देती है, फेस के अंदर वेगस की सप्लाई है, ईयर के अंदर वेगस की सप्लाई है, तो वो सारी मैकेनिक्स को, सारे एंगल्स को, पट्टों को, जोड़ को, हर चीज़ को हिला देती है अपनी जगह से। अच्छा, मैं ना एक इंटरेस्टिंग चीज़ व्यूअर्स को दिखाना चाहूँगी, अगर आप माइंड ना करें तो। आइए व्यूअर्स ये देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि आपने ये लगाया हुआ है, आई एम श्योर इसका पर्पस कुछ और है। अब ये जो है ये थोड़ी सी आपकी हाइट को भी मैनेज कर लेता है, राइट? Exactly. अब आप ये देखें कि अगर मैं शूज़ उतार के इस तरह करके नॉर्मल जो जिस तरह कुब निकाल के लोग खड़े होते हैं ऐसे करके ना, जैसे आप ये देखें ना कमर गोल है, अब मैं ऐसे करके खड़ी होती हूँ तो मेरी हाइट क्या आ रही है? अब आप मेरे सीधा करती हूँ तो ये देखिए हाइट इंक्रीज कर जाती है, आपकी हाइट इंक्रीज कर जाती है। सो हम पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे व्यूअर्स वैसे ही लोगों की स्टंटेड ग्रोथ है, वहाँ पे जब आप मजीद कुब निकाल के डॉक्टर साहब चलते हैं तो आपको भी पता है कि आपकी हाइट वैसे ही पहले से कम लगनी शुरू हो जाती है। एग्जैक्टली। सो नॉट जस्ट फॉर मेडिकल रीजंस, एस्थेटिकली भी अगर एक विजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो आप अपने आप अपनी पूरी अपीयरेंस, अपनी पर्सनैलिटी ख़राब कर रहे हैं, चेंज हो जाती है। एग्जैक्टली। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगा कि लेग लेंथ में चेंज आ जाता है, जैसे टांग एक टांग लंबी एक छोटी हो जाती है। हाँ, ये बहुत से लोगों की सुनी है कहानी, बहुत बड़ी रीज़न है पोस्चर ख़राब होने की। इसके अलावा स्लीप पैटर्न अच्छा ना होना, उसकी वजह से लोग जो हैं उनकी हाइट छोटी हो जाती है, क्योंकि हमारी स्पाइन के अंदर जो डिस्क मौजूद है उसके अंदर से वाटर ऊज आउट होना शुरू हो जाता है, यानी कि पानी बाहर निकलना शुरू हो जाता है। वन ऑफ द रीजंस टू रिड्यूस द हाइट ऑफ द स्पाइन। अच्छा, अब दो चीज़ों को इसी एंगल में बात करूंगी। बुजुर्गों में हम क्यों कमर को टेढ़ा होते हुए देखते हैं और बच्चों में क्यों हम देखते हैं कि टीन्स में आते हैं तो एकदम से उनकी ना ऐसे करके, जैसे कि मतलब नेक और ये हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मुझे पहले बचपन में बताएं और फिर एडल्ट एज में बताएं कि सारी जिंदगी पॉस्चर ठीक रहा, फिर बुढ़ापे में क्यों इशू आ जाता है? बहुत से लोगों की कमर झुक जाती है। तो मुझे पहले वाले का बताएं कि बच्चों में और फिर बड़ों में। बच्चों में होता यह है कि बच्चा जब आता है दुनिया में तो बेसिकली उसका पैटर्न ये होता है, राउंडेड पैटर्न होता है। और नॉर्मली हमारी जितनी भी बॉडी हमें आप देखते होंगे जितनी भी हमें सेटिस्फेक्शन मिलती हैं वो रिलैक्सेशन वाली, वो बेंडिंग से मिलती हैं।
इससे नॉर्मली सेटिस्फेक्शन खुल के सीना आगे करने से नहीं मिलती ना, लाइक चेस्ट आउटवर्ड करने से नहीं मिलती। तो बच्चा जो है जब वो बिल्कुल छोटा होता है तो उसके एंगल्स नहीं बने होते स्पाइन के, वो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसके एंगल्स बनते हैं, कर्व्स बनते हैं, तो चेस्ट फॉरवर्ड आना शुरू हो जाती है, अलाइनमेंट होना शुरू हो जाती है। लेकिन अब वो ख़राब क्यों हो रहा है एडोलेसेंट की एज में, या फॉर एग्जांपल बच्चा जब 15 से 20s में पहुंच गया, अब ख़राबी क्यों आ रही है? अब ख़राबी इस वजह से आ रही है कि बच्चे ने या तो हैंगिंग गलत की, पोस्चर जो है वो अगर अपना मैल अलाइन रख रहा है, ख़राब रख रहा है, मोबाइल यूज़ कर रहा है, टीवी देख रहा है, तो वो स्लाउच पोस्चर में देख रहा है और आफ्टर दैट जो है उसका पैटर्न जो है स्पाइन का ख़राब होना शुरू हो गया। थर्डली जो आपको मैं बता नहीं सकती इस वक्त कितने लोग बैठ के स्क्रीन देख रहे होंगे और और कह रहे होंगे ये जो आपने मोबाइल वाली चीज़ की ना, वो तो मुझे हमजा जहन में याद आ गया। Exactly. और अक्सर लोग टीवी ऐसे देख रहे होते। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मैं भी ऐसे ही देखती हूँ, इसीलिए मैं सोच रही थी कि मैं भी जब टीवी देख रही होती हूँ तो वो जो कहते हैं ना कुगूसा बांध के, मतलब अल्टीमेटली तो ये किसी भी स्टेज पे प्रॉब्लम हो सकती है। अल्टीमेटली। लेकिन उसका अच्छा जो हल ये है कि आप अगर स्क्रीन टाइम आपका चल रहा है और उसमें आप बैठे हुए हैं, तो आप जैसे अभी सोफ़ा पे बैठे हुए हैं, यू आर वेरी वेल अलाइन, तो इस तरह की अपनी कोई अरेंजमेंट रखें जिसमें आप फिक्स कर लें अपने आप को, आपकी बॉडी मैकेनिक्स ठीक हो जाए। सेकेंडली, अब ओल्ड एज की अगर हम बात करें, ओल्ड एज में होता यह है कि हमारे जो मसल्स होते हैं उनमें कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो कि वीक होना शुरू हो जाते हैं और टूटना शुरू हो जाते हैं, तो मस्कुलर कंट्रोल आम तौर पे ओल्ड एज में कम होना शुरू हो जाता है। नहीं, लेकिन आई एम सॉरी, वेस्ट में ये मैं ऐड करने लगा था, मैं वही कहने लगी थी कि 70-80 साल के लोग भी बिल्कुल सीधे चल रहे होते हैं और चलते फिरते हो, मतलब 90 की एज पे लोग गाड़ियां चला रहे हैं, वॉक अराउंड कर रहे हैं, वॉकर के साथ भी चल रहे हैं, लेकिन कमर सीधी है। हमारे यहाँ तो 65-70 के बाद आप ऐसे कमर को गोल होते हुए देखते हैं, तो उधर क्या कोई खास खुराक है? उसकी वजह यह है कि हमारे बुजुर्ग जो हैं वो ये समझते हैं कि शायद अब ओल्ड एज आ गई है, अब हमें ज़्यादा काम नहीं करना, हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। सो हम ये कहते हैं जब ओल्ड एज आए तो ज़्यादा फंक्शनल रहें, ज़्यादा एक्टिव लाइफस्टाइल गुजारने की कोशिश करें, बिकॉज एट दिस पॉइंट हमारे मसल वीकनेस में जा रहे हैं, हमें उस वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करते रहना है। जब जब हम करते रहेंगे, ये जो प्रोसेस ऑफ डिजनरेशन विद एज है, उम्र के साथ साथ जो बॉडी टूट रही है, वेयर एंड टियर चल रहा है, वो कम हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, और उसके स्लो होने की वजह से हमारी बॉडी जो है वो इम्प्रूवमेंट में रहेगी, पोस्चर सही रहेंगे, बट वी हैव टू मेंटेन इट। बॉडी के साथ भी हमें काम करना पड़ेगा, जॉब करनी पड़ेगी। लेकिन देखें, एक आपके पास केस ऐसा था जिसकी हमने एक बार तस्वीरें भी दिखाई थी, आपको याद होगा, जो बिल्कुल बैक एक लड़के की राउंड भी हो गई थी और टेढ़ी भी हो गई थी, और आपने उसकी कमर सीधी कर दी। ये कैसे पॉसिबल है? हड्डी एक बार टेढ़ी हो जाए तो सीधी कैसे होती है? ओल्ड एज में तो इतना आसान नहीं है। मैं उस लड़के की बात कर रही हूँ, यंग एक लड़का था जिसकी, आपको याद है, जिसकी स्पाइन ऐसे हो गई थी, मतलब उसकी रीढ़ की हड्डी ऐसे, व्यूअर्स, ऐसे करके टेढ़ी हो गई थी था और गोल भी हो गई थी। तो उसके और वो बच्चा ऐसे चलता था और वो जब शो पे आया था और उसकी बैक बिल्कुल स्ट्रेट थी, जिस तरह आप बैठे हुए हैं। एग्जैक्टली। तो उसकी वजह ये है कि हमने उसकी एडजस्टमेंट्स की। लेकिन उसको क्यों हुआ था ये? उसको क्यों हुआ था? उसकी वजह ये थी, तो आई थिंक 20s में था लड़का। उसकी वजह ये थी कि मसल्स इतने टाइट हुए हुए थे कि मसल्स ने एक एंगल ऐसा बना दिया था, ये था, और विद दिस एंगल बिल्कुल हमें उसको अलाइनमेंट करनी पड़ी, और अलाइनमेंट के बाद वो मैकेनिक्स ठीक हुई, वो जो हाइट छोटी हुई हुई थी वो दोबारा से हमें रीगेन करनी पड़ी, हर चीज को, मसल्स को जो टाइट थे उनको रिलैक्स करने के लिए। इसीलिए व्यूअर्स को वहां पे दिखाया कि देखे 2-3 इंच में आपकी हाइट में फर्क पड़ जाता है, स्पेशली जो शॉर्ट। अच्छा, ये 2 लोग होते हैं जो इस तरह से करते हैं, वो वैसे ही कॉन्शियस होते हैं, वो गोल कर लेते हैं। अच्छा, और जो बहुत टॉल लोग होते हैं, जो बहुत लंबे होते हैं, 6 फुट से ज़्यादा जिनकी हाइट होती है, वो इतने कॉन्शियस हो जाते हैं अपने इर्द गिर्द के लोगों की वजह से कि वो भी ऐसे चलना शुरू हो जाते हैं। और भाई, अल्लाह मियाँ ने आपको एक चीज़ से ब्लेस किया, हाइट के साथ आप सीधे होकर चलें, और अगर आपकी छोटी हाइट है तो आपको और ज़्यादा स्ट्रेट होकर चलना चाहिए, बिल्कुल ना कि आप एड़ी वाली जूते पहनने शुरू कर दें। मर्द हज़रात भी, अब आपको पता है, वो शूज़ आ गए जिनकी एड़ी ऊंची होती है, ठीक है, वो अपनी जगह है, लेकिन उसका क्या फ़ायदा अगर कमर गोल करके ही बैठना है तो। उसमें मैं एक चीज़ एडवाइस करना चाहूँगा अपने व्यूअर्स को, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि नॉर्मली हम ये समझते हैं कि लोअर बैक को पुल करके हमने कमर सीधी करनी है तो हमारा पोस्चर सही होगा। दिस इज़ नॉट द राइट वे। हमें जो मिडिल बैक है, मिडिल बैक ये कमर का दरमियान वाला हिस्सा, जस्ट इसको अगर हम फॉरवर्ड कर लें तो हमारी लोअर बैक भी अलाइनमेंट में चली जाती है और हमारी नेक भी अलाइनमेंट में चली जाती है। लेट मी शेयर एज एन एग्जांपल, अगर मैं लोअर बैक को पुल कर रहा हूँ तो मेरी गर्दन वहीं है, अपनी जगह पे ही है, फॉरवर्ड डाउनवर्ड गिरी हुई है, लेकिन अगर मैं मिडिल बैक को करता हूँ आगे तो मेरी गर्दन भी पीछे चली जाती है। सो ट्राई करें अपनी मिडिल बैक को बस आगे रखें, और यानी कि सीने को थोड़ा सा आगे रखें, शोल्डर को थोड़ा सा पीछे रखें, आपकी पूरा पोस्चर स्पाइन का ठीक हो जाता है और अलाइनमेंट। अच्छा डॉक्टर साहब, और मिलती भी हैं अब चीज़ें ऐसी?
एग्जैक्टली। अब ऐसी चीज़ें आपको ऑनलाइन मिलती भी हैं जो आपकी बैक की अलाइनमेंट, आपके पोस्चर को ठीक करने के लिए होती हैं। वो लिटरली ऑलमोस्ट ऐसे होता है कि जैसे आपने इधर से चढ़ाया और उधर से चढ़ाया और बैक को वो आपकी थोड़ा सा पुल करके सीधा रखती है। तो 2, 4, 5 दिन आप उसको पहने तो उस थोड़ी सी आपको हैबिट भी बन जाती है फिर सीधे रहने। वेरी ट्रू। उससे पोस्चर करेक्शन बेल्ट कहते हैं, वो मिलती हैं, लेकिन दे मस्ट बी यूज टेम्परेरीली, उसको परमानेंटली नहीं यूज़ करना चाहिए। क्योंकि जब हम एक एक्सटर्नल बाहर से सपोर्ट देते हैं जिस्म को फिक्स करने के लिए, तो उसका नुकसान ये होता है कि हमारे जो मसल्स होते हैं वो काम करना छोड़ देते हैं और एक एक्सटर्नल सपोर्ट, बाहर वाली चीज़ हमारे मसल की जगह काम कर रही होती है। सो हमें ये करना होता है कि हम टेम्परेरीली उसको यूज़ करें और उसके बाद अपने मसल्स को इतना एक्टिव करें कि वो उसको फिक्स करना शुरू कर दें। बेल्ट में लाया हूं, मैं दिखाता हूं। एक्सरसाइज का अपना एक फ़ायदा होता है। वेरी ट्रू। और लोग अंडरस्टैंड नहीं करते। ज़्यादातर अब आप ऑस्टियोपैथ, कायरोप्रैक्टर के पास जाएं, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, इस कैटेगरी के किसी भी शख्स के पास जाएं तो आपको भी पता है डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये कहा जाता है कि जी आप एक्सरसाइज कितनी करते हैं। और 99% लोग वर्जिश नहीं करते और मसल आपके बिल्कुल ढीले हो जाते हैं। ऐसी वेरी ट्रू। सो जिसको मतलब अगर हम चाहते हैं कि, देखिए मैं कल ये किसी को समझा रही थी बात, आपने अपनी सारी ज़िंदगी इसी जिस्म में गुजारनी है। इस जिस्म ने बड़ा भी होना है, इसने ग्रो भी करना है, इसकी वेयर एंड टेयर भी होनी है। हम घर में पौधा भी लगाते हैं, जो कॉन्शियस लोग होते हैं वो उस पौधे के अंदर खाद भी डालते हैं, उसका ख्याल भी रखते हैं। हम अपने जिस्म को ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि जैसे बिल्कुल ही ना कोई एक यूजलेस तरीन चीज़ है, इसका बेड़ा गर्क कर दे। इससे ज़्यादा बेहतर ख्याल तो हम अपनी गाड़ियों का, अपनी मोटरसाइकिलों का, अपने घर का रख लेते हैं। ऐसे ही घर को पेंट करा लिया, ये करा लिया, डेंटिंग पे, मैं इसी तो कहती हूँ अपनी डेंटिंग पेंटिंग बड़ी ज़रूरी होती है, जिसमें उसमें पेंटिंग वाला जो हिस्सा है वो एक्सरसाइज करना है। वेरी ट्रू। अच्छी खुराक का पोस्चर से क्या ताल्लुक है? अच्छी खुराक का बहुत ज़्यादा ताल्लुक, इनडायरेक्ट ताल्लुक है लेकिन है। हाँ, बहुत ज़्यादा ताल्लुक है। उसकी वजह यह है कि आपके बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए कि वो हेल्दी रहे। अगर वही बात है जो मैंने पहले बात की, प्रोटीन्स ब्रेक डाउन हो रहे हैं, अगर हम ऐसी डाइट लेना शुरू कर दें कि प्रोटीन्स ब्रेक डाउन ना हो तो हमारी हेल्थ वैसे ही इंप्रूव होना शुरू हो जाती है। हम एक टर्म यूज़ करते हैं लॉन्जिविटी की। लॉन्जिविटी होता है कि ज़िंदगी के जो आखिरी साल आप एक्सपेक्ट करते हैं, लंबी रेस का घोड़ा बनना है। हाँ, और उसमें आप जो है ना इतने मजबूत हों कि आपकी बॉडी ख़राब ना हो। तो आजकल लॉन्जिविटी पे पूरी दुनिया में काम हो रहा है और पाकिस्तान में भी बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। एवरीवन इज़ ट्राइंग नाउ कि अपनी बॉडी को लास्ट फेज में किस तरह का रखना है, उसके लिए लोग वर्क कर रहे हैं। देखिए, इतनी टेंशन होती है अपने फ्यूचर की कि यार हमारी रिटायरमेंट सुकून से गुजरे, कि रिटायरमेंट के बाद कोई टेंशन ना हो, अपना घर होना चाहिए। भाई अगर ये सारी चीज़ें, आपको दुनियावी चीज़ों की इतनी टेंशन है तो आपकी बॉडी में आपने सारी ज़िंदगी गुजारनी है। और अल्लाह माफ़ी दे, दुनिया से रुखसत हो जाना तो एक तरह से एक ब्लेसिंग है, इस लिहाज से कि चलो आप चले गए अपने रब के पास वापस। इस दुनिया में रहते हुए बेड पे पड़ जाना या चलने फिरने से भी जाना और फिर 20-25 साल अजियत में गुजारना, ये किधर की अक्ल है? खैर, इस नोट पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। अगर आपके पोस्चर के इश्यूज़ हैं, स्पाइन के इश्यूज़ हैं, तो डॉक्टर साहब हमें ब्रेक के बाद गाइड करेंगे बाकायदा चीज़ें देख के। ऑफ कोर्स डॉक्टर अदनान भी हैं हमें हेल्प करने के लिए, एंड हमें ज्वाइन करेंगे अब्दुल रहीम जो हमारे पेशेंट हैं, उनसे रिलेटेड आप हमें गाइड भी करेंगे ताकि आपको एक केस स्टडी के साथ हम गाइडेंस दें। छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब्दुल रहीम ने अब हमें ज्वाइन किया है ब्रेक के बाद। डॉक्टर साहब, आपकी इजाज़त से सबसे पहले तो मैं अब्दुल रहीम दिखाना चाहूँगी हमारे व्यूअर्स को। व्यूअर्स, अगर आप उनको देखें फ्रंट से तो आपको नज़र आएगा कि उनका जो लेफ़्ट शोल्डर है, ये देखें लेफ़्ट, बेटा मैं एक सेकेंड आपके पास आ रही हूँ, ये देखें, ये वाला इनका शोल्डर जो है वो डाउन है। पॉस्चर ठीक होने का मतलब डॉक्टर साहब सिर्फ ये तो नहीं है कि आपके यहाँ से बैक स्ट्रेट हो। एक्चुअली पॉस्चर का मतलब है आपकी पूरी बॉडी की अलाइनमेंट सही हो। तो ये बात जहन से निकाल दें कि सिर्फ अगर आपकी कमर गोल हुई भी है तो आपका पॉस्चर गलत है। मेरा भी ये बहुत इशू है कि मैं अपना एक साइड हमेशा गिरा देती हूँ शोल्डर की, तो अपने आप को सीधा रखना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, अब आप हमें स्टेप बाय स्टेप डॉक्टर साहब लेके जाएं। सबसे पहले हम पॉस्चर ग्रिड में जाते हैं। इस ग्रिड का फ़ायदा ये है कि हम इनको देख लें कितनी मेल अलाइनमेंट है। आप प्लीज़ इधर आ जाइए। जैसे ये अभी खड़े हो गए हैं तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसमें, इस इंस्ट्रूमेंट पे, और ये देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस आ रहा है। और एंड आफ्टर दैट जब हम इनको ट्रीट कर सकें, ये देखें ना, यहाँ पे इनका शोल्डर ये सीधा है, इस शोल्डर को देखें तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ये,
ठीक है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है व्यूअर्स ऑब्जर्व करने को, जिससे हमें ये पता लग सके कि क्या चेंज आ रहा है, इनका हाथ जो है वो किधर तक लेग तक पहुंच रहा है, इज इट इन द राइट बैलेंस। फिर इसी तरह जो इनकी हिप का पॉइंट है, जाहिर ही एक बाजू नीचे जाएगा तो देखे ना कि अब लेफ्ट वाला बाजू ज़्यादा नीचे भी है। बिल्कुल बिल्कुल। सो इसको असेस करते हैं हम डिफरेंट तरीक़ों से, लाइक साइड पे भी खड़ा करके देखते हैं, इसी तरह बैक पे खड़ा करके देखते हैं पेशेंट को कि ये पता लग सके चेंज क्या आ रहा है। और उसके बाद जो है हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट मौजूद होता है क्लिनिकल सेटिंग में, जिसमें हम पेशेंट के ऊपर रखते हैं और इसका मिड पॉइंट जो है वो नेक का मिड पॉइंट होता है, एंड आफ्टर दैट हम शोल्डर के लेवल पे इसको फिक्स करते हैं। तो आपको यहाँ अगर कैमरा दिखाएंगे, मैं बता देती हूँ व्यूअर्स को, ये देखें ना, ये एक छोटा सा एक बॉल है इसके अंदर, ये पानी की तरह का। अब ये 0 पे होएगा तो आपकी बॉडी का लेवल ठीक है, ये इस लेवल पे न्यूट्रल है, ठीक है ना। और अब आप ये देखें ये बॉल, अब ये देखें इनके शोल्डर के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो इनका शोल्डर काफ़ी ज़्यादा डाउन है, ये 7 पे आ गया। 1-2 पे हो तो बंदा कहता है कि चलो हल्का फुल्का इंसान की अलाइनमेंट ऑफ हो ही जाती है, बट ये अच्छी खासी अलाइनमेंट ऑफ है। सो इस केस में, इस तरह के केसेस में हमें सारे पोस्चर को रीअलाइन करना होता है, स्पाइन को अरेंज करना होता है, रीएडजस्ट करना होता है, जो पट्टे टाइट होते हैं उनको रिलैक्स करना होता है, और साथ ही साथ पेशेंट को ऐसी एक्सरसाइजेज एडवाइस करनी होती है कि उनके मसल्स जो हैं वो लेंथन हो सकें और दोबारा से जो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी है वो आ जाए। बिल्कुल। एक और चीज़ जो है, जैसे पोस्चर करेक्शन बेल्ट की आप बात कर रहे थे, अब ये बेल्ट जो है ये हम पेशेंट्स के लिए यूज़ करते हैं। ये तो बड़ी महंगी और फैंसी वाली है। हाँ। नॉर्मल जो होती हैं वो थोड़ी सी ज़रा कम फैंसी होती हैं, क्योंकि मैंने एक दफ़ा ऑर्डर की थी, वो सिर्फ बैक को ये करके ऐसे करने वाली थी, वो इतनी लंबी नहीं थी, लेकिन ये एक्चुअल प्रॉपर बेल्ट, ये प्रॉपर बेल्ट है, ये पूरी स्पाइन को स्टेबल करती है, सपोर्ट भी शोल्डर्स को देती है आपको पुल करती है वेस्ट और पे ना। अलाइनमेंट जो है मेंटेन रख लेती है। और इसके लिए हम जो एक्सरसाइजेज नॉर्मली एडवाइस करते हैं, हमारे पास नॉर्मली जो घर में भी हम कर सकते हैं, वो ये है कि कुछ बैंड्स मिल जाते हैं बाज़ार से, हम लोगों को गाइड कर सकते हैं कि ये जो राउंडेड शोल्डर्स हैं, अगर आप पुल करें इन बैंड्स को आउटवर्ड्स तो अल्टीमेटली शोल्डर के मसल्स पे लोड इस तरह का आता है कि पोस्चर, ये जो शोल्डर का लेवल है, क्योंकि आपका शोल्डर पीछे जा रहा है ना, तो ये देखें, ये आपको बहुत सस्ते में बड़े आराम से मिल जाते हैं। और व्यूअर्स, इससे आपके बाइसेप भी स्ट्रांग होगा और आपका ट्राइसेप भी स्ट्रांग होगा। एग्जैक्टली, बाइसेप, ट्राइसेप, नेक के मसल्स, बैक के मसल्स, ऑल ऑफ द मसल्स आर एंगेज। हर चीज़ जिम जाके करनी भी ज़रूरी नहीं होती है, घर की इसी तरह ये बैंड्स मिल जाते हैं इजीली बाजार से, हम इन बैंड्स के साथ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। और इसके बहुत सारे पैटर्न्स हैं एक्सरसाइज करने के, जैसे एक आपको नज़र आ रहा होगा वही सेम शोल्डर का पैटर्न है। और हम मज़ीद एक्सरसाइजेस ये कर सकते हैं, जैसे कई लोग जो हैं उनकी नेक फॉरवर्ड चली जाती है, तो हम इसको रैप करते हैं, सर के पीछे होल्ड करते हैं और पेशेंट को कहते हैं कि जी हल्का सा पीछे पुल करें, ताकि जितने ये हमारे बैक के मसल्स हैं, सर्वाइकल पे भी बड़ी हेल्प करता है ये। एग्जैक्टली सर्वाइकल पे बहुत हेल्प करता है। इन द सेम वे बैक के ऊपर हम ये रख सकते हैं और इसका पैटर्न एडजस्ट करके अपनी बैक को पीछे की तरफ पुल करें, क्योंकि नॉर्मली होता ये है लोगों का कुब निकल जाता है, और कुब इस तरह से निकलता है कि बहुत ज़्यादा, ये जो इस वक्त मैंने पोस्चर अपना बनाया हुआ है, लोग इस पैटर्न पे आ जाते हैं। पेल्विस जो है वो, अगर इस पैटर्न को आप देखें वो पीछे रह जाती है, और आप ये बिल्कुल ये देखें ना, आपकी ये देखें, आपका ये हो जाता है कि आपकी बैक ऐसे हो जाती है और आपकी हिप बाहर की तरफ निकल जाती है। सो ये पोस्चर जो है एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी हेल्थ के हवाले से, पूरी अलाइनमेंट खराब हो जाती है, सारी खराब हो जाती है। और इवन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ ऐड करना चाहूँगा, जिन लोगों का स्लाउच पोस्चर होता है उनको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो बैठे होते हैं, इंटेस्टाइन्स जो हैं वो कर्ल कर जाती हैं, उस कर्लिंग की वजह से इंटेस्टाइन्स की मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाती है, स्टमक कर्लिंग हो जाती है। आप इधर कर्लिंग की बात करें, वो देखें वो चिकन ब्रेड को कर्ल कर रही हैं, जरा कर्लिंग से हम जरा दिखाएं ना, चिकन ब्रेड की भी कर्लिंग हो रही है। हम ना जी सुन रही हो जो हम अभी बात करें, क्योंकि मैंने आपको भी नोट किया है कि आप काम करते हुए बहुत ज्यादा झुक के, बहुत अम्मी डांटती है मुझे इस चीज के लिए, बट वो काम करते करते आप रिलैक्स होने के लिए इस तरह हो जाते हैं। पता है प्रॉब्लम क्या होती है, यही चीज अगर आप सीट पे बैठ के कर लें, एग्जैक्टली आप समझ रही हैं। अब आप अगर यही काम जो कर रही हैं, मैं ख़वातीन को एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ, यही काम जब आप ऐसे करके सीट पे बैठ के करेंगे तो आपको ये नहीं करना पड़ेगा, राइट। तो अगर आप सीट पे बैठ जाएं, देखिए हर बंदे के घर में डाइनिंग या कोई ना कोई ऐसी जगह है जहाँ पे बैठ के, आपने देखा पहले वक्तों में ख़वातीन जो है वो सब्जियाँ बैठ के काटती थी। अब हमें क्या होता है कि हम ना कहीं टीवी वीवी देख रहे होते हैं, गोदी में रख के ऐसे कमर को गोल करके चीज़ें, होता है, मैं भी करती हूँ, आप भी करती हैं, बच्चों वगैरह को फ्रूट काट के देना है। देखिए मर्द हजरात से तो मैं हैरान हूँ, दफ्तरों में भी सारा दिन कुब निकाल के काम करना है कंप्यूटर पे वगैरह, फिर घर आके भी अपने फ़ोनों की जान नहीं छोड़ते, फिर टीवी भी उन्होंने अब फ़ोनों पे ही देखना है। ओ भाई टीवी तो कम से कम टीवी पे देख लिया करें, कम से कम कमर सीधी करके,
एग्जैक्टली हर दूसरे बंदे का ये प्रॉब्लम है problem आजकल। है, और ऐसे ही। बैक पेन इतनी सवियर, चीजें भी हम गलत तरीके से उठाते हैं, ये तो सिखा दें कि इसके ऊपर चीजें भी कैसे discuss उठाएं। सबसे इंपॉर्टेंट एक तो मैं ये चीज़ कहूँगा कि हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं कि हमें बैक सपोर्ट मिलेगी तो हम बैठेंगे। तो कोशिश करें कि हर वक्त ये जो सपोर्ट की ज़रूरत है ना, इसको ख़त्म करें ताकि मसल्स जो है ना वो मैक्सिमम एक्टिव हो सकें इस हवाले से। सेकेंडली, जब भी कोई चीज़ उठानी है तो एक बहुत कॉमन पैटर्न है, लोगों ने कोई भी घर का सामान उठाना है, स्पेशली फीमेल्स, मैं उसके हवाले से बात करना चाहूँगा। स्पेशली फीमेल्स वो ये एरर करती हैं कि वो अपनी कमर को पूरा बेंड करती हैं और उसके बाद कोई भी चीज़ उठाने की कोशिश करती हैं। उससे नुकसान ये होता है कि हमारे ये जो सैक्रोइलिक जॉइंट्स, लिगामेंट्स लगे हुए हैं, ये सारे ओवर स्ट्रेच हो जाते हैं, बैक के मसल्स ओवर स्ट्रेच हो जाते हैं, एकदम से क्रैम्प में, टाइटनेस में जाते हैं और उसके बाद लोगों को बैक एक शुरू हो जाती है। ये मैंने बहुत कॉमन देखा। तो उसके लिए हमने कैसे उठाना है वो प्रोसीजर आपको पता हो। आपने अपने नीज़ को बेंड करना है, आराम से नीचे जाना है, नीचे जाने के बाद कोई भी चीज़ उठाएं और बैक स्ट्रेट रखेंगे। आपका ज़्यादा लोड हिप और नी पे आएगा, बैक पे नहीं आएगा। जहाँ तक बाजू की बात है, आर्म्स की बात है, तो आर्म्स अपना वज़न जो है वो इस तरह से पुल करेंगे कि फिक्स करें, कमर सीधी रखें, नेक सीधी रखें और उठा लें। और अगर कोई चीज़ नीचे रखनी है वजनी, तो सेम पैटर्न होना चाहिए। यू सी, इस तरह करके आपने बैठना है और इस तरह करके आपने चीज उठानी है। ये वाला नहीं होना चाहिए। देखें, और आपकी नीज और आपकी बाकी बॉडी के लिए ये बहुत अच्छा है क्योंकि ये एक एक्सरसाइज बन जाती है। लेकिन जब आप ऐसे करके नीचे, जब बेसिकली आप अपनी बॉडी को ऐसे करके करते हैं तो आपकी लोअर बैक पे भी इश्यू आता है, आपके घुटनों में भी दर्द होती है। और अगर आप फ्लैट फुटेड हैं तो आपकी चीखें निकल जाती हैं। फ्लैट फुटेड हैं तो आपकी हिप, नीज, एब्डोमेन, मिड बैक सब पे लोड आना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। सो अब फिजिकली क्या करेंगे मजीद हम? फिजिकली आप इधर बैठें प्लीज। आ जाइए अब्दुर्रहीम। हमने अब इनको क्या सिखाया, मतलब इनको आप क्या करेंगे और जो सिखाना है वो तो आप एक्सरसाइजेस फिर सिखा के, जैसे बैंड्स ये सारी चीज़ें भेजते हैं। हम अल्टीमेटली हम क्या करते हैं इस तरह के पेशेंट्स में, हम ये करते हैं कि एक तो सारी असेसमेंट करके फ्रॉम हेड टू टो पेशेंट को असेस कर लेते हैं, कहाँ ख़राबियाँ वो आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट रिजीम्स होती हैं, डिफरेंट तरीके होते हैं पेशेंट को ठीक करने के, जिसमें एडजस्टमेंट है, हमने कोई पॉप निकालना है तो पॉप निकाल दिया। नंबर 1, जैसे नेक के लिए हम ये या बैक के लिए ट्रीटमेंट्स करते हैं। सब आप तो गिची मंडोड़ने को अगले लेवल पे ले गए हैं। अलॉन्ग विद दैट इसके साथ साथ हम जो है मसल्स चूँकि टाइटनेस में चले जाते हैं तो उनको लूज़ करने के लिए हमारे पास इक्विपमेंट्स मौजूद होते हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज होती हैं। मिसाल के तौर पे जैसे इनका अभी लेफ़्ट साइड बहुत ज़्यादा टाइट है तो इनके जो साइड के मसल्स हैं जिस पे मैं हाथ फेर रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा टाइट हैं। उसकी टाइटनेस के लिए हम ये पेशेंट को गाइड करते हैं कि वो दोनों हाथ अपने मिलाएं, क्रॉस करें, उंगलियां क्रॉस कर लें, एल्बोज सीधी करके, और हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं साइडवेज जाएं और इसको जो है कम से कम 30 टाइम्स जो है इस एक्सरसाइज को करें ताकि ये जो मसल्स हैं ये स्ट्रेच होना शुरू हो लाजमी। और इसके साथ साथ हम रोटेशंस कुछ ऐड करवाते हैं इसी एंगल अच्छा, ये अब आपने खुद नहीं घर पे करना, ये मैं आपको पहले ही मना कर दूं, इसलिए क्योंकि हर एज ग्रुप और हर बॉडी टाइप और बॉडी के मामलात के हिसाब से चीज़ें की जाती हैं। अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस है या आर्थराइटिस है, आपकी हड्डियों का भुरभुरापन है और आप एक सर्टेन एज के हैं, 60+ है, तो आप ये इस तरीके से खुद नहीं कर सकते घर पे बैठ के। इसलिए प्लीज़ 1 दफ़ा 2 दफ़ा किसी प्रॉपर ऑस्टियोपैथ, कायरोप्रैक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, मतलब आपका जो असेसमेंट होना बहुत ज़रूरी है इसमें, और वो फिर आपको खुद बताएंगे कि आपने क्या करना है। व्यूअर्स, इतने पैसे हम खर्च करते हैं इमरजेंसी में जा के गोलियां फकने के लिए, वो आपको सिर्फ उस वक्त की रिलीफ देती हैं, वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। वो सिर्फ मसले को, जैसे कि होता है ना कि यहाँ पे फलां चीज़ टूट गई तो उस पर आपने थोड़ी सी एल्फी लगा के उसको जोड़ दिया, नहीं, आपने उसको फिक्स करना है, वरना वो बार बार आपको तंग करेगी और हर बार ज़्यादा शिद्दत से वापस आएगी। ऐसे अगर हम राइट एक्सरसाइज नहीं करते, जैसे अब इनके केस में ये टाइटनेस बहुत ज़्यादा थी इस साइड पे, तो उस केस में प्रॉब्लम ये होती है अगर पेशेंट बाय मिस्टेक इसी एंगल पे एक्सरसाइजेज शुरू कर दे तो ये जो एंगल ख़राब हुआ है ये और ख़राब हो जाता है, टाइटनेस इंक्रीज कर देती है, क्योंकि पट्टे जो हैं हमारे वो मजीद टाइटनेस में चले जाते हैं। उस साइड से हम जब कर रहे हैं तो हम चीज़ को उठा रहे हैं, अगर आप उस चीज़ को करेंगे तो वो कंधा और उठ जाएगा राइट वाला, तो मसला पड़ जाएगा। और स्पाइन जो है ना उसके अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, अराउंड 50+ बोन्स हैं जो कि हमारी स्पाइन के साथ अटैच हैं, कनेक्शंस हैं। तो ये जो बोन्स इतनी ज़्यादा अलाइनमेंट में मौजूद हैं, अगर एक बोन में भी मैल अलाइनमेंट आ जाए तो होल स्पाइन में उसकी वजह से चेंज आना शुरू हो जाता है। सो कीप इन माइंड कि हमें सुपरवाइज्ड
यानी कि डॉक्टर के साथ चेकअप करवाना ज़रूरी है। हाँ, बेसिक लेवल के ऊपर आप घर में मसाज कर सकते हैं, आप वॉल स्टैंडिंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये एक दीवार है, आप दीवार के साथ खड़े हो के अपनी बैक, अपने नेक को, अपने शोल्डर्स को करीब करके दीवार के साथ खड़े हो आपको तो खैर उसके साथ लगने की भी जरूरत नहीं है, आपकी कमर इतनी सीधी है कि हम देख के परेशान हो जाते हैं। तो उसको आप कम से कम 5 मिनट्स के लिए एटलीस्ट या 4 मिनट्स के लिए होल्ड कीजिए, रोज़ाना एक प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपके पोस्चर जो है उसमें अलाइनमेंट आना शुरू हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए और कोई ऐसी चीज़ स्पेसिफिकली पोस्चर से रिलेटेड जो आप गाइड करेंगे? जैसे वो गन जो है आपके पास, ये एक बड़ी ही मतलब ये आपने बड़ी दफ़ा हमारे शो पे यूज़ भी की है, तो कुछ मुझे इसके बारे में बताएंगे? ये गन जो है मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूं वर्टेब्रा है या फॉर एग्जांपल एक जॉइंट है, मस्कुलर एरिया में हम इसको इस तरह से प्लेस करते हैं कि हमने जॉइंट या वर्टेब्रा को अलाइन करना है। अब वर्टेब्रा को अलाइन करने के लिए आपको एक फोर्स फील हो रही होगी स्पेसिफिक। अब अच्छा, आपने किया है ना, तो पूरी बॉडी में पूरी बॉडी में चेंज है। समझने वाली बात यह है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई भी 2 स्ट्रक्चर्स हमारी बॉडी में, उनमें अलाइनमेंट ख़राब है, पीछे की तरफ आके फिक्स हुआ हुआ है, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये उसको अपनी जगह पे ले जाता है। ठीक है। पोस्चर जो ख़राब हुआ हुआ है किसी वजह से, फॉर एग्जांपल ये फॉरवर्ड नेक पोस्चर है जिसकी वजह से गर्दन पे बहुत ज़्यादा दबाव आ रहा है, तो जैसे ही हम ये इंस्ट्रूमेंट रखते हैं पेशेंट के ऊपर तो ये अलाइनमेंट उसको करना शुरू कर देता है, यानी कि उस वर्टेब्रा को अपनी जगह पे आगे ले जाता है। सो दिस इज़ द होल प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग दिस थिंग। हमारे पास मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनमें से ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। टेपिंग भी करते हैं। एग्जैक्टली, टेपिंग इज़ वन ऑफ द ट्रीटमेंट अप्रोचेस। अब टेपिंग में होता यह है कि मिसाल के तौर पे हमारी वही नेक के कुछ मसल टाइट हैं, तो हमारे पास इसमें एक ऐसी ऑप्शन होती है कि हम मसल को रिलैक्स कर सकते हैं। सो वी अप्लाई द टेप ऑन द पेशेंट, और जैसे ही हम उसको अप्लाई करते हैं वो जो टाइट मसल होता है वो रिलैक्सेशन में चला जाता है। और ये तो अक्सर मैंने देखा है कि अगर आपके पाँव में चोट लगी हुई हो या आपके पाँव स्प्रेन्ड हो या आपके कोई भी ऐसे बॉडी का एरिया हो, हाथ चाथ पे हो, तो उस पर भी टेपिंग की जाती है। बिल्कुल। और स्पोर्ट्स में तो ये बहुत इस्तेमाल होता है। स्पोर्ट्स नॉर्मल बंदों पे बहुत होती है, सिर्फ स्पोर्ट्स में नहीं, हर जगह यूज हो रही है। पहले तो होती है सिर्फ स्पोर्ट्स में होती है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। वो ब्लू टेप भी अब आ गई है, रेड भी आ गई है, ये मतलब डिफरेंट कलर्स की टेप से डिपेंडिंग ऑन कितनी आपको स्ट्रॉन्ग वो लगा, ये राइट? एग्जैक्टली, यू आर एब्सोल्युटली राइट। और इस टेप का पूरा एक मैकेनिज्म ऑफ ट्रीटमेंट है, और ये यूज़ एज ए सोल ट्रीटमेंट नहीं होती, लेकिन एज ए सपोर्टिव ट्रीटमेंट यूज़ होती है। जब हम ट्रीट कर दें और उसके बाद टेप लगाएं तो वो उस प्रॉब्लम को रिकवर रखती है, पेशेंट की जो ट्रीटमेंट है उसको मेंटेन रखती है, खराबी वापस ना आए। अच्छा डॉक्टर साहब, फाइनली आप हमारे व्यूअर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्योंकि मुझे जो लगता है, शायद मैं गलत कह रही हूँ, बट मेरी एक परसेप्शन है कि छोटे बच्चों में और बुज़ुर्गों में ज़्यादा मसला देखते हैं। यंग लोगों में, मतलब यूथ में कम ही ये मसला होता है। जिन्होंने कमर सीधी रखी होती है सारी ज़िंदगी सीधी रहती है जब छोटे होते हैं। तो क्या एडवाइस देंगे? मैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एडवाइस ये है कि जो लोग अपना पोस्चर ठीक नहीं कर रहे वो सारे के सारे हमारे पेशेंट्स हैं। सो आप कंटिन्यूसली फ्यूचर में अपने आप को ख़राब देखेंगे अगर आप राइट पोस्चर मेंटेन नहीं रखेंगे। सो राइट पोस्चर के लिए आपको अपनी जो थोरेसिक रीजन है, यानी कि जो चेस्ट का एरिया है, इसको आगे खींच के रखना है। अगर आप ऑफिस वर्कर यानी कि सिटिंग का आपका काम ज़्यादा है तो आपने ख्याल रखना है कि आपकी बैक दैट मस्ट बी फिक्स्ड विद द बैक सपोर्ट, और आपकी चेयर जो है उसकी विड्थ हाइट वो अकॉर्डिंग टू योर हाइट, अलाइनमेंट, साइज़ उसके मुताबिक होनी चाहिए। जो फीमेल्स हैं घर में काम करने वाली, उनके लिए मेरी ये एडवाइस है पोस्चर के हवाले से कि नॉर्मली बच्चों को बेबीज़ को बहुत ज़्यादा कैरी करना, उसमें आपका पोस्चर जो है वो इस तरह का होना चाहिए कि आप जब भी बेबी कैरी करें तो अपनी बैक को स्टेबल रखें उसमें भी। और अगर आपको ज़्यादा देर हैंडल करना है तो यू हैव टू स्विच बेबी फ्रॉम राइट टू द लेफ़्ट, और आपको उसको मिड लाइन में रखना है। ये ज़्यादा अच्छा हल है कि आप उसको मिड लाइन में रखें रादर दिन ज़्यादा देर उसको राइट या लेफ्ट पे रखें। देखा होगा वो एक कपड़ा सा होता है जो बांधते हैं और बीच में बच्चे को रखते हैं, तो बच्चा आपके साथ भी लगा हुआ होता है एंड एट द सेम टाइम ना राइट पे प्रेशर पड़ता है ना लेफ्ट पे। देखिए, जिस्म की अलाइनमेंट ऑफ हो जाए ना तो व्यूअर्स तकलीफ का वो आलम होता है कि अनडिस्क्राइबेबल होता है। क्यों? मैं खुद गुजर चुकी हूँ। ये जो बैक के जो जॉइंट्स होते हैं, नाम कभी नहीं, सैक्रोइलिएक जो जॉइंट्स होते हैं मेरे दोनों, स्पेशली मेरी राइट साइड जो है वो बिल्कुल उड़ चुकी है, क्योंकि वही गलत तरीके से झुक के चीज़ें उठाना, ख्याल नहीं किया। जब बच्चे पैदा हुए तो गोदियों में एक साइड पे टूंग के ऐसे ऐसे घूमते रहना। और वही चीज़ है ना कि जब डॉक्टर के पास गई तो बाकायदा स्पाइन में स्टेरॉयड के इंजेक्शन भी लगने पड़े, 1000 चीज़ें उन्होंने की, बट वही वाली चीज़ें ने जो गुजरता है उसको ही पता होता है। और मैं नहीं चाहती हूँ कि आप में से कोई इस किस्म की तकलीफ से गुजरे। व्यूअर्स, राइट साइड से पाँव ज़मीन पे नहीं मैं रख पाती थी, मैं रखती थी मेरी चीख निकल जाती थी, और ये मामला प्रेगनेंसी में ख़राब हुआ और उसके बाद और ज़्यादा बिगड़ गया।
सो मेरी आपसे इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है कि अगर आपने ज़िंदगी भरपूर अंदाज से गुजारनी है तो अपने जिस्म की रिस्पेक्ट करें, उसकी रिगार्ड करें। जिस तरह हम अपनी गाड़ियों की और फर्नीचर और दूसरी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, अपने जिस्म का भी उससे कई गुना ज़्यादा ख्याल रखें, ताकि लॉन्जिविटी जिसकी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे वो हम सब की ज़िंदगी में आए। और हमारा आखिरी जो वक्त है इस दुनिया में, हर किसी ने रुखसत होना है, तो चलते फिरते जाएं, ना कि बिस्तरे में पड़ जाएं। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू। इसी नोट पे हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, आपकी मेरी हम सब की फेवरेट अस्मा अब्बास हमारे साथ होंगी। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आपसे वादा किया था, एक बहुत ही वर्सेटाइल और ब्रिलियंट पर्सनालिटी हमारे साथ हैं। एक ऐसी इंडिविजुअल जो हर शख्स की फेवरेट है, चाहे आप छोटे से बच्चे की बात करें या किसी सीनियर सिटीज़न की बात करें। हर इंसान इस पर्सनालिटी की तारीफ़ करता है, क्योंकि आप सिर्फ एक एक्टर, होस्ट, सिंगर, प्रोड्यूसर एंड डिज़ाइनर नहीं हैं, डिज़ाइनर भी हैं, आप एक बहुत ही अमेजिंग इंसान है। हर इंसान आपसे इसलिए प्यार करता है क्योंकि आप एक स्टार हैं, लेकिन हम जैसे लोग जो इनसे मिलते हैं, इनके साथ वक्त गुजारते हैं या इनके साथ काम करने का हमें मौका मिला, हम इतने खुशकिस्मत थे, तो वो तो इनसे बाकायदा इश्क करता है। मैं बात कर रही हूँ बहुत ही प्यारी, बहुत ही अमेजिंग अस्मा अब्बास की। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, शुक्र अल्लाह का। अल्लाह का शुक्र है आप ठीक है, क्योंकि कभी आप ठीक नहीं भी होती और जब आप ठीक नहीं होती तो फिर पूरी इंडस्ट्री का तराह निकल जाता है। हाँ, लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र है फिर वापस आ जाती होती हूँ। वापस भी आ जाती है, और वो तो खैर एक ज़िंदगी के मामलात हैं जिन पे मैंने करनी है बात। क्योंकि देखिए, अस्मा अब्बास को जब भी कोई बुलाता है ना शो पे, गाने, हल्ला गुल्ला, ही हा हा व्हाटएवर, बट आपके एक पूरी दास्तान है ऑफ एक्सपीरियंसेस जिनको मेरा नहीं ख्याल कि हमें इग्नोर करना चाहिए। और अब एज ऐसी हो चुकी कि उन बातों को याद करना चाहिए। अल्लाह माफ़ी दे। नहीं, मेरा मतलब है सीरियस गुफ्तगू भी होनी चाहिए। सीरियस गुफ्तगू हर भी होनी वक्त हु हा नहीं होती। वैसे तो दिल चाहता है कि हर वक्त हुआ है, कभी तो बैठ के आराम से सुकून से बात भी तो करनी चाहिए। हाँ, ये भी बात है। तो आज सुकून से बात करें। अल्लाह का शुक्र है हम पीटीवी पे हैं तो हम सुकून से बात कर भी सकते हैं ना, ये भी तो एक प्रॉब्लम है। बिल्कुल बिल्कुल। प्राइवेट सेक्टर में ज़रा मामला फर्क होते हैं, लोग बोर हो जाते हैं ना फिर। अच्छा, तो मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि आजकल क्या मसरूफियात चल रही हैं? आपने अपना ही आउटफिट पहना हुआ है? जी, मोस्टली कोशिश यही होती है, क्योंकि पहने तो अपने ही कपड़े चाहिए, लेकिन एज ए डिज़ाइनर, क्योंकि मुझे फिर बड़ी बेइज्जती होती है अगर मैं कहीं गलती से कोई और, आखिर मुझे भी अच्छे लग जाते हैं कपड़े, दुनिया में और लोग भी बड़े अच्छे कपड़े बनाते हैं, तो मैं कभी पहन के कोई वीडियो या कभी डाल दूँ तो मुझे बेइज्जती मैंने सुनी है कि क्या मतलब है, हमें तो कह रही है हमारे खरीद लो, मेरे खरीदो, और पहन किसी और के रही है। बात सही है, बात सही है। गलती से फिर अब मैं कॉन्शियस हो गई हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने ही डिज़ाइन किए पे कपड़े पहन के जाऊँ। वेल, योर क्लोथ्स आर ऑलवेज लवली, एंड वो जो आपने एक ट्रिब्यूट का सिलसिला शुरू किया टू ऑल द स्टार्स एंड द फिल्म स्टार्स एंड द सुपरस्टार्स ऑफ आवर इंडस्ट्री, वो बड़ा आपने एक प्यारी चीज़। वो मेरी उनसे मोहब्बत है, क्योंकि असल इंडस्ट्री तो मैं समझती हूँ वही थी जो गुजर गई, फिल्म इंडस्ट्री। तो वो ख़वातीन, वो लोग, वो दौर, वो कुछ और था, और हमारी तो ज़िंदगी में वो फैंटेसी होती थी कि कैसे उन तक आप पहुंच सकते हैं या उनको देख भी सकते हैं। तो हम लोग तो अब एक फजूल से एक्टर्स हैं ना, आराम से रीचेबल हैं, मिल लिया, सड़कों पे फिर रहे हैं। वो ऐसे लोग नहीं थे, वो कभी नज़र ही नहीं आते थे किसी। वो एक्चुअली निकल भी नहीं सकते थे, क्योंकि जब भी किसी सीनियर हमारे फिल्म स्टार से मेरी बात हुई तो वो यही कहते हैं कि भाई हम लोग अबाया पहन के, नकाब करके निकलते थे। बिल्कुल, बाकायदा आंखें भी हमें कभी कभी छुपानी पड़ जाती थी कि लोग आंखों से पहचान लेते थे। बिल्कुल। तो वो जो उनके साथ मोहब्बत है ना, तो उसका इजहार समझ नहीं आ रहा था कि कैसे किया जाए, कैसे लोगों को बताया जाए कि ये ही तो थे असल लोग। तो फिर मैंने सोचा चले, अब मैं कपड़ों का नाम रखती हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब उन कपड़ों के नाम से मुझे लोग पूछते हैं, दीबा गरारा कितने का है, और सिलोनी शर्ट कितने की है, अंजुमन शर्ट कितने की। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उनको उनका पता चल गया, वरना अभी भी बहुत सारे हमारे बच्चे हैं जिनको उन एक्टर्स का पता ही नहीं है कि वो कौन थे। तो ये तो हो गया हमारे डिज़ाइनिंग का काम। एक्टिंग और सिंगिंग का क्या मामला चल रहे हैं? मैंने कहा ये पहले बातें कर लूँ, क्योंकि लोग फिर ये भी लड़ाई करते हैं ना कि आपने उनसे पूछा ही नहीं कि वो आजकल क्या कर रही हैं। बस कर रही हूँ आजकल। अम्मी के बाद ज़रा काम थोड़ा सा हल्का कर दिया था मैंने, क्योंकि मेरे घर बिल्कुल खाली हो गया था। तो अब मैं थोड़ा सा यहाँ भी रुकती हूँ, फिर मैं कोई गेस्ट अपीयरेंसेस होना वो कर लेती हूँ, एक आधा बड़ा कर लेती हूँ।
बस ऐसे ही है, कोई बहुत मेजर कोई ख़ास हसीन चीज़ नहीं मैं कर रही कि मैं कहूँ जी मैंने कोई क़यामत ही आने वाली है, कुछ ऐसा नहीं होने वाला। इंतज़ार है कि कोई अच्छा कैरेक्टर आ जाए। साउंड्स वंडरफुल। और इंशाल्लाह कुछ आएगा भी, क्योंकि हाँ। एक हमने जो प्रोजेक्ट साथ किया था जिसमें आपने इतना हार्श कैरेक्टर प्ले किया था, विच वाज द पोलर ऑपोजिट ऑफ योर पर्सनालिटी। वो ऐसे ही मिलते हैं, जन्म जली आई थिंक हाँ वो था। ऐसे ही मिलते हैं, लेकिन मुझे इसलिए अच्छे लगते हैं कि उसमें कुछ करने का मार्जिन होता है। प्लेन सीधे सीधे रोल तो मतलब फजूल ही है ना। तो मैं कहती हूँ ठीक है कोई बात नहीं, कर लेते हैं, लेकिन मुझे बहुत इंटेंस काम करने का शौक़ है, बड़ा बिल्कुल ऑफ बीट, जो कि वो मुश्किल से मिलता है, फिर मुश्किल से मिलता है। और हमारे यहाँ ये भी तो एक प्रॉब्लम है। अच्छा, मैं इस पे बात शुरू करना चाहूँगी। आप एक बहुत वर्सेटाइल एक्टर हैं, आपका शुक्रिया। लेकिन जिस एज कैटेगरी में आप आती हैं, आपने बुरा नहीं मनाना मेरी बात का, आप समझ रही होंगी कि मैं किस तरफ जा रही हूँ, वहाँ पे एक दो किस्म के ही रोल होते हैं, या तो सख्त माँ या फिर अच्छी, हाँ अच्छी प्यार करने वाली माँ, या फ्रॉड माँ, मतलब बुरी माँ, फ्रॉड माँ या अच्छी माँ, मतलब उसके बीच की कोई चीज़ नहीं नजर आती। नहीं हो, देखिए कहानियाँ नहीं लिखी जा रही, वरना हमारे अगर आप बट असल कहानी तो अस्मा अब्बास टाइप इंसान की तो है। वो क्यों नहीं अभी लिखते? जिस तरह मैं अभी वो आपसे क्यों बात लिखते? करूंगी तो हमारे व्यूअर्स को पता चलेगा कि आपकी जिंदगी एक ही हा एक सुपरस्टार की नहीं है सिर्फ, आपने बड़े मेजर ट्रेजेडीज फेस की हैं। अभी अम्मी को आपने टच अपॉन किया, मैंने अम्मी के बारे में भी बात करनी है, बिकॉज अम्मी वॉज नॉट जस्ट योर अम्मी, शी वॉज योर फ्रेंड, शी वॉज योर बैकबोन। बिल्कुल बिल्कुल वो आप बहनों में से बहन ही थी एक, बिल्कुल। एंड शी वॉज समवन जो जिनके जाने से एक बहुत बड़ा वैक्यूम है आप लोगों की मेरे जिंदगी घर में ज़्यादा हुआ, क्योंकि मेरे पास रहती थी। मैंने अपनी उम्र में 5-6 साल उनके साथ उनके बगैर गुजारे होंगे, तो ज़्यादातर वो मेरे साथ ही थी। हमेशा ही आपके पास तो है। इसलिए मेरे लिए ज़रा काफ़ी ज़्यादा मेरा घर बिल्कुल खाली हो गया था। बिल्कुल, क्योंकि बेटी भी शादी करके अपने घर और की हो उनके गई अम्मी के साथ, अम्मी के लवाजमात होते थे ना, उनकी नर्स होती थी, वो भी सहेली थी, और उनका जो लड़का था वो भी सहेला था। तो वो एक रौनक, और आ रहे हैं जा रहे हैं सब लोग अम्मी के कमरे में बैठते हैं। अभी भी अम्मी का कमरे का नाम अम्मी का कमरा है, हालांकि मैंने सारा और उसको सिटिंग एरिया बना दिया है, क्योंकि उस कमरे को उस तरह से उस हालत में देख के बंदे का दिमाग तो पागल वो मैंने होता है। सब हटा दिया। लेकिन वो अम्मी का कमरा है, अम्मी का बाथरूम है, अम्मी की अलमारी है, हालांकि उसमें अम्मी की चीज़ें अब नहीं हैं, लेकिन मैं उसको और कोई नाम दे ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो घर में भी कहती हूँ अम्मी कमरे की सफाई हो गई, अम्मी का पंखा इतना ख़राब है, अम्मी का पर्दा चेंज कर दो, क्योंकि वो अम्मी का ही कमरा है। अच्छा, यंग ईयर्स में अगर खुदा ना खास्ता माँ या बाप रुखसत हो जाए ना दुनिया से, तो लोग उसको ट्रेजेडी हमेशा कंसिडर करते हैं। ये नहीं रियलाइज़ करते कि जिस इंसान के साथ आपने लिटरली अपनी सारी ज़िंदगी गुजार ली होती है, एज इन यू नो आप 35, 40, 50, 60 के ऊपर जाके जब जी, अपने जी। पेरेंट्स को लूज़ करते हैं, तो वो एक बहुत मुख्तलिफ किस्म की चीज़ बहुत होती है, क्योंकि लंबा आप वो साथ दोस्त होता बन है, चुके होते हैं। बिल्कुल लंबा साथ होता है। और मेरा तो चूँकि उनके साथ रहने का साथ था, तो वो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं डिस्टर्ब करती हैं। अभी भी मैं रात को जब नींद नहीं आती तो उनकी वीडियोस देखती रहती हूँ कि वो हम क्या बातें करते थे। और सबसे बड़ी बात ये कि ये होता है कि अम्मी को सेंसेस थी, उनको ये आप कहते हैं ना फलां को होश नहीं था, तो चलो भी उसको तो होश ही नहीं था, उनको सारी होश थी कि ये मेरे साथ जो हो रहा है और मैं अब जाने वाली हूँ और फिर ये होगा। वो हमसे वही बातें करती थी, तो वो बड़ा पेनफुल हो गया, क्योंकि जो लास्ट से एक 1.5 साल था वो काफ़ी आप लोगों के काफ़ी लिए था, लेकिन फिर भी बात करती थी, वो पहचानती थी, बातें करती थी मेरे साथ, तो बहुत ही बातें करती थी, तोतली ज़बान में करती थी ना। लेकिन वो बस बहुत हम लोग वीडियोस भी बड़ी उनकी बनाई हमने, और वो मजाक भी करती थी, अचानक हंसती भी थी, एकदम से हंस पड़ती थी। फिर वो अभी जाने से 1 हफ्ता पहले मैंने उनसे कहा कि अब नवंबर आ गया है, अब कपड़े जो बनाने हैं हमने, सर्दियाँ आ रही हैं, कपड़ों का बहुत शौक था ना, तो उन्होंने यूँ सुना है ना कि ये बड़ी इंटरेस्ट की बात है। मैंने कहा इतने प्यारे प्रिंट्स आए हैं मदीना के, इतने प्यारे प्यारी शॉलें, तो कहती हैं अभी तो टाइम है। मैंने कहा नहीं टाइम क्या है, नवंबर आ गया, तो बस अब आने वाला मौसम। तो 29 नवंबर को उनकी डेथ हुई। तो बस वो अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मकाम था। इंशाल्लाह वो लेकिन वो आपसे खुश थी, आप सब बहनों से राजी थी? अल्हम्दुलिल्लाह खुश थी। फिर भी मुझे एहसास होता है, गिल्ट बहुत होता है, क्योंकि वो चली, मैं जब जाती थी तो वो कहती थी ना जा काम के लिए, तो मुझे होता है उस रात भी, जिस रात अम्मी गई हैं, मैं उनके पास ही बैठी थी, तो कुछ मुझे लग रहा था कि कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही थी उनके ना, खड़ तो मैंने लड़की से कहा, मैं 2 बजे तक बैठी रही, फिर मैंने कहा अच्छा मैं थोड़ी देर लेटती हूँ, फिर मैं बता देना अगर कोई चाहिए हो, कुछ बात हो। तो वो 4 बजे आ गई, तो मुझे वो 2 घंटों का बड़ा गम है कि काश मैं 2 घंटे और बैठ जाती, बस वो 2 घंटे में वो चली गई। लेकिन देखिए, माँ बाप का दुनिया से जाना एक अंडरस्टूड बात है, हम सबको पता है कि एट सम पॉइंट हमारे पेरेंट्स ने जाना है,
लेकिन जब औलाद इस फेज से गुजरती है और माँ बाप को ये देखना पड़ता है तो बड़ा पेनफुल बहुत होता है। तकलीफ और है। अम्मी ने आपकी बीमारी आपके साथ बाकायदा काटी है। आपको पता है क्योंकि कि आपको जो अम्मी को कैंसर ये जो अटैक हुआ था अभी, जो उनका ब्रेन हैमरेज, उसकी वजह ये थी कि ये 4 साल पहले हुआ था। मुझे एक दफ़ा फिर से कुछ हुआ फिक्र कि शायद कुछ नज़र आया है कुछ मेरे रिपोर्ट्स में ना, तो मेरे डॉक्टर्स ने कहा कि हमें शक है, हमें पेट स्कैन आपको कराना है क्योंकि हमें लग रहा है कि कुछ है। तो अम्मी ने ना कुछ सूंघ लिया कि कोई बात है। क्या बात है, तुम लोग मुझे बताओ। मैंने कहा कुछ भी नहीं है अम्मी, कुछ भी नहीं है। उनको समझ आ गई कोई बात है जो मुझे छुपा रहे हैं। तो रात को मैं ना, जब अगले दिन माँ मैंने एक नज़र से पहचान लेती सुबह है। अगले दिन मैंने जाना था पेट स्कैन के लिए इस्लामाबाद, तो मैं कमरे से गुजरी तो वो सुंबल बाजी से बात कर रही थी। तो सुंबल बाजी तो कह रही थी कि मानो को कुछ ना हो, मुझे हो जाए, अल्लाह ना करे। और उन्होंने आगे से तसल्ली दी कि अम्मी कुछ नहीं होता उसको, वो ठीक है। देखे ना, मेरा भी तो शहर ही चला गया। वो आपस में दोनों बात कर रही थी। उसके बाद मैंने कहा अम्मी क्या कर रही हैं? कुछ नहीं। मैं कहा सो जाए, अब 2 बज गए। मैं कमरे में गई हूँ तो 1 घंटे बाद वो उनका लड़का आ गया। उसने कहा अम्मी को पता नहीं क्या हो गया। अम्मी बाथरूम गई और वो गिरी और ब्रेन है, मतलब उनका ब्लड प्रेशर एकदम इतना से शूट शूट, हो क्योंकि वो उन्होंने स्ट्रेस लिया हुआ था कि इसको पता नहीं अब क्या हो जाएगा। क्योंकि वो आपको देखी हुई है ना, देख चुकी हैं इन सारे मामलात में। अच्छा, जब पहली दफ़ा कैंसर डायग्नोज हुआ था, कितनी पुरानी बात है? अबाउट 8-9 6 साल। 6 साल। हाँ। 6 साल हो गए। अच्छा, जब पता चला आप अम्मी से आती थी? हाँ जी, अम्मी साथ थी, घर वाले साथ थे, और मैंने खुद नहीं, से अम्मी साथ ही। पता किस तरह चला? पता इस तरह चला कि मैं खुद अपनी हर बीमारी तलाश करती हूँ क्योंकि मुझे कोई भी अनयूजुअल चीज़ होती है ना, अभी भी कोई भी, तो मैं कहती हूँ कि ये क्यों नहीं ठीक हो रही, चलो भाई भागो। जितने भी सर्जरीज हुई हैं, जो भी मेरे मसाइल रहे हैं ज़िंदगी भर, वो मैंने खुद ढूंढे हैं। घर वालों को कोई पता नहीं होता था, अकेली हॉस्पिटल पहुँच जाती थी। तो वो इसी तरह मुझे कुछ हुआ कि ये कुछ ठीक नहीं हो रहा, कुछ गड़बड़ है। तो मैंने अपनी दोस्त हैं डॉक्टर शैला है, तो वो गायनेकोलॉजिस्ट, लेकिन वो हमारी हर मर्ज़ का इलाज है। हाँ जी, हमारे डॉक्टर शहजाद है, वो भी हाँ, हमारे हर मर्ज़ वो का हर इलाज है। मतलब कुछ भी हो तो शैला अब ये हो रहा है, शैला वो है गायनेकोलॉजिस्ट। तो मैंने कहा शैला ये मुझे कुछ अनयूजुअल सी चीज़ हो रही है। उसने कहा अच्छा तो तुम ऐसा करो कि चलो आ जाओ। मैं चली गई तो उन्होंने कहा ये सर्जन है, इनसे बात कर लो। उनसे बात की तो उन्होंने कहा आप ज़रा चलें थिएटर में। तो उन्होंने ऐसे टुकड़ा सा मेरा लिया जो मुझे था, जगह थी वहाँ से, और मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं? तो उसके बाद उनको पता चल गया था। तो मेरे साथ ज़ारा थी, खुद ड्राइव करके घर आई हूँ, खुद वो स्पेसिमेन दिया और आई हूँ मैं। और उसके बाद शूट पे चली गई क्योंकि उसमें काफ़ी दिन थे अभी आने में, 15-20 क्योंकि दिन। वहाँ बायोप्सी तो उस वक्त 15 दिन, आप तो आप 10 दिनों में आई 15-20 दिन लग रहे थे। तो मेरी तो शूट फंसी हुई थी। मैंने कहा हाय हाय, इन बेचारों का क्या कसूर है। उधर बताया कि ये हुआ मैं है? हाँ चली गई। नहीं, उधर बताया कि ये मामला बताया, उनको कहा कि देखिए मेरे पास इतने दिन हैं और अल्लाह माफ़ी दे, क्या मतलब इतने नहीं, दिन है मेरा मेरे मतलब है पास? कि रिपोर्ट आएगी तो मुझे नहीं पता क्या आएगा, लेकिन आप लोग अपना काम ख़त्म करें। उन्होंने कहा अच्छा आप आ जाए। मैं चली गई। खैर काम ख़त्म हुआ, रिपोर्ट आ गई बीच में। रिपोर्ट आई तो वो वहीं शूट रुक गया। अब उन्होंने कहा कि आप फ़ौरन आए। मैंने कहा मैं तो फ़ौरन नहीं आ सकती हूँ क्योंकि ये तो काम है मेरा, ये तो रुक जाएगा। मैं चली गई तो मैं 6 महीने बाद आऊँ, मैं 1 साल बाद आऊँ। तो ये जो ड्रामे 2 फंसे हुए थे उस वक्त, या अल्लाह। तो ये 2 ड्रामों का क्या बनेगा? तो फिर मैंने उनको बताया तो वो बस उन्होंने फटाफट मुझे एक जगह खड़ा करके मेरे क्लोज करके तो मेरा काम रैप अप किया। तकरीबन 12 दिन में 2 सीरियल्स को जल्दी ख़त्म करके ना, ताकि क्योंकि मुझे ये था कि इनका क्या बनेगा। और मैं फटाफट चली गई और ट्रीटमेंट के लिए फ़ौरन। मैंने कहा देर नहीं लगानी। अच्छा, ट्रीटमेंट के बारे में बताएं। ट्रीटमेंट क्योंकि मेरा देखिए बीमारी इतना तंग नहीं करती जितना ट्रीटमेंट बेड़ा तर देती है इंसान का। ट्रीटमेंट मेरा इस्लाम पिंडी में हुआ था, पिंडी CMH में। मुझे बहुत लोगों ने कहा। आप कौन से स्टेज पे थे? मैं सेकंड स्टेज अब देखे ना, आपको कुछ चीज ऑफ लगी, आपने फौरन जाके तशखीस अब कराई, वो थर्ड सेकंड स्टेज पे पकड़ होने लिया। ही वाली थी ना थर्ड। मतलब अगर डिले हो जाता, जैसे हमारी औरतें, हम सब औरतें एक जैसी हैं कि हम डिले करते रहते हैं, पहले ज़रा ये कर लें, पहले ज़रा वो कर लें, इसमें चीज़ ख़राब बर्बाद हो जाती तो है। आपने भी तो ड्रामा अपना मुकम्मल किया ना? नहीं, लेकिन वो मुझे पता था कि इतना मार्जिन मैं ले सकती हूँ, तो वो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना कि मैं वो काम आखिर छोड़ के शुक्र करे कि उस वक्त मैं खुद अपने एक फेज से गुजर रही थी। वरना हसन अभी पैदा हुआ था, ट्रीट करा रही थी, वरना आपको पता है आपका क्या मैंने हाल करना तो था। खैर मैंने वो मैं जिस दिन पहुंची हूँ ना, उस रात को हमने ट्रैवल करना था इस्लामाबाद पिंडी के लिए, और उस मतलब सुबह से शुरू हो जाना था ट्रीटमेंट। तो रात को सफ़र किया और मैं सुबह पहुंची गिरती पड़ती। खैर ज़ारा मेरे साथ थी, उसी ने मेरी पैकिंग की और हम लोग पहुँचे और वहाँ पर हॉस्पिटल गए। वहाँ शुरू हुआ ट्रीटमेंट। पहला दिन था, कीमो लगी और जो भी चीज़ें थी। तो मुझे जब ज़ारा ने कपड़े दिए तो वो देख के मैं रोने लग पड़ी
कि मैंने कहा ये तुम क्या ले आई हो? उसने कहा क्या हुआ? हमने पैकिंग की है ना। मैंने कहा ये तो सारे वो कपड़े जो मैं ड्रामों की अम्मी वाले कपड़े हैं ये, तो मेरे कपड़े सही वाले नहीं आए, और मेरा मेकअप हाँ, और मेरी ज्वेलरी कुछ भी नहीं होना जी। उसने कहा, वो तो हैरान हो गई कि मेरी मतलब माँ जो, उसने कहा अम्मा लेकिन हम तो ट्रीटमेंट के लिए आए थे। मैंने कहा लेकिन ये कपड़े तो अम्मी वाले कपड़े हैं ना, जो ड्रामे की अम्मी होती है वो वाले कपड़े, तो मेरे कौन से कपड़े ले आई हो? उसने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, बीमार लागर वाली जो अम्मी हौसला, होती है। हाँ हाँ, मतलब बेचारे बेचारे कपड़े थे ना। नहीं नॉर्मल मतलब जो कॉटन के होते हैं ना। नहीं नहीं, मैंने कहा ये नहीं होगा, ये होगा नहीं, चलो पहले बाजार हाँ, जाके कपड़े खरीदे, शॉपिंग की जी। मैं सदके जाऊं, मैं वारी जाऊं। कपड़े खरीदे इससे पहले कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर्स ने मुझे कह दिया कि ये भी होगा, वो भी होगा, ये भी होगा, वो भी होगा, हम कुछ नहीं कर सकते, आपको सब बर्दाश्त ही करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, कर लूँगी बर्दाश्त, अब करना ही है। तो कीमो शुरू हुई, डॉक्टर्स आते थे सुबह, तो मैं सबसे पहले उठ के, मेरी बेटी प्यारी मासूमनी दुपट्टा लेके जाती थी, जाके कैंटीन से चाय लेके आती थी मेरे लिए नाश्ता ना, सदके कि ये अम्मा ये डबो डबो के अम्मा खाएंगी, तो मैं उसमें और वो जब वापस आती थी सबसे पहले कहती थी पिक्कू मेकअप, तो पहले वो मेकअप पकड़ाती थी मुझे, मैं फिर तैयार होती थी, तैयार होके वो चाय लेने जाती थी, वो आती थी तो वो डॉक्टर कहते थे पता नहीं असल चेहरा क्या है कि अगर पेशेंट हमने कहाँ देख लिया है, तो हमारी चीखें निकल जाएंगी। पेशेंट कहाँ है, पेशेंट मैं कहती थी मैं हूँ, सुर्खी लगा के ना सुर्खी, बैठती सदके थी जाऊं कि सुर्खी। पेशेंट मैं हूँ, तो वो मुझे हैरान होते थे कि ये किस किस्म का पेशेंट है। तो ये चला, लेकिन फिर इसके बाद काफ़ी ज़्यादा काम ख़राब हो गया जब रेडिएशन शुरू हुई, तो वो एक बहुत ही खौफनाक और पेनफुल चीज़। नहीं लेकिन यूजुअली कीमोथेरेपी पेनफुल होती है। कीमो तो होती है ना, वो तो चलो होती है, लेकिन जो रेडिएशन है उसमें जो आपके बर्न बॉडी पे जो होता है ना, वो फिर वो जब बॉडी जल जाती है तो उसकी तो दर्द है ना, उसमें ज़ख़म है, उसमें पस पड़ जाए, उसमें वो तो फिर बहुत पेनफुल था ना, तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। और वो 30 सेशंस थे, अब तो माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया है। 8 सेशंस में अब तो 30 की बजाय 5 में हो जाता है, और अब कोई नहीं बॉडी बर्न। और अब तो आपको पता है कि ओरली भी आपको कीमो की दवाइयां ले सकते हैं, वो बहुत तो जा के आसान चीज़ें हो गई। उस वक्त वो मशीन पिंडी बाल गिरे थे? नहीं, मेरे बाल नहीं गिरे माशाल्लाह। ये कीमो वो वाली थी जिसमें मेरे बाल नहीं गिरे, रेडिएशन ज़्यादा हुई थी, मेरी कीमो 6 हुई थी, रेडिएशन 30 सेशंस हुए थे, वो बहुत ज़्यादा थी। तो वो बस इस दौरान घर वालों का क्या रिस्पांस था? आई नो ज़ारू तो आपके साथ ही थी, वो तो साथ वो थी, तो वैसे चिमड़ूस प्रोग्राम वो है, वो हाँ तो नहीं चमड़ूस और वो कॉकरोचों में ये आप नीचे दोनों सो ही चिमड़ूस प्रोग्राम है, आप दोनों नहीं एक दूसरे के माँ बेटी जान हम दोनों छोड़ती। रोते थे और हम मुझे ये कहते दोनों थे- इतने क्यूट लगते हैं, इतने क्यूट लगते हैं, मगर 2 सहेलियां, इन्होंने बेसिकली एक मजीद सहेली पैदा की। हाँ, क्योंकि हम बचपन से यही कहते थे कि हम अगले जन्म में ना दोनों फ्रेंड्स होंगी, हम एक अपार्टमेंट में रहेंगे, और हम लोग किसी से शादी भी नहीं करेंगे, और हम लोग डांस करेंगे। तो हमारा ये प्लान था ना ज़िंदगी का कि हमने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया तो हम ये करेंगे। तो उसने मुझे रोते रोते कहा एकदम, माँ हमने सोचा था हम एक साथ रहेंगे, लेकिन ये तो नहीं सोचा था कि हम यहाँ रहेंगे साथ। हॉस्पिटल के कमरे में रहेंगे। खैर उसने मेरी बड़ी खिदमत की। सारा बहुत की उस वक्त संभाली। शादी हुई भी थी? नहीं नहीं, शी वाज नॉट मैरिड। तो वो बस वो जो थी बस उसने, और वहाँ CMH पुराना जो था उस वक्त नई बिल्डिंग भी नहीं बनी थी, अब तो बहुत कमाल बन गया माशाल्लाह, ना, हाँ। बहुत अच्छे डॉक्टर्स थे। अभी तक वो पूरी टीम मेरी लाहौर CMH में आ चुकी है, और वो सारे मेरे बड़े फेवरेट डॉक्टर हैं, मैं सबको वहीं लेके जाती हूँ कि उन्होंने इतनी मोहब्बत से, इतनी मतलब, मैं वैसे तो खैर किसी भी डॉक्टर को नहीं समझती कि वो कोई गलत करते होंगे, डॉक्टर तो डॉक्टर हैं भाई, लेकिन एक अटैचमेंट, एक प्यार, एक मोहब्बत से मेरा उन्होंने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया। उस स्टेज पे साथ किस किसने दिया? देखिए माँ, बेटी, शोहर, बाकी के बच्चे, बस ये सारे लोग तो होते ही हैं। मेरे देखिए, एक तो मैं शिकवा नहीं करती, गिला नहीं करती लोगों से, मैं ये समझती हूँ कि कई दोस्त ऐसे होते हैं जिनका हौसला नहीं पड़ता कि वो बात कर सकें, ये भी एक मोहब्बत की। मैं सुबह आप ही को फ़ोन करके रोई थी ना, देखो आप क्योंकि नहीं कर मेरी सकते। उनसे उस वक्त आपसे ज़्यादा एक तरह से आपको हाँ, पता है अटैचमेंट हाँ, थी, क्योंकि बहुत मैंने थी। शुरू में ही काम उनके साथ किया था, तो उनको मैं रैंडमली जब मूड होता था फ़ोन करके ये वो, आई कॉल्ड हर एंड आई स्टार्टेड क्राइंग एंड शी सेड ये उसके सामने मत करना, हाँ, कि ये उसके सामने मत ये- करना। अब मैं ये चुप ही हो गई, मैं परी हो गई। अब मैं कहूँगी जी जुगर ने मुझे फ़ोन नहीं किया, नहीं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि मैं समझती हूँ, इसलिए बहुत सारे मेरे दोस्तों ने मुझे फ़ोन नहीं किया, तो कोई बात नहीं। मुझे एक बात बताएं, जो बंदा सबको हंसाता है, जब वो इस सिचुएशन में हो, आप उससे क्या बात करो? नहीं, और आपकी कैसे, आपका नहीं देखिए मुंह पड़ता कुछ लोग ना। होते हैं जो नेचुरली थोड़े, मैं सड़ियल नहीं कहना चाहती, लेकिन थोड़े ई टाइप होते हाँ, हैं, तो हाँ। आप उधर जाके बात भी करते हैं तो वो एक कंपोजर आपका रहता है, क्योंकि आपका उनके साथ रिलेशन है। अब आपकी गोद में चढ़ते हैं सारे, लिटरली हम सारे हाँ, गोदियों में हाँ, आपके बिल्कुल, चढ़ते हैं और बिल्कुल। लाडियां करते हैं। अब जब भी मेरी आपसे मुलाकात होती है मैं लिटरली आपके ऊपर आके बैठ जाती हूँ। अब इतना ज्यादा जब किसी से प्यार हो, व्हाट डू यू से टू दैट पर्सन? नहीं,
तो वो इसलिए मैं एक शिकवा तो बिल्कुल मेरा प्रोग्राम कि मैं कहूँ जी फ़लाँ वक्त ने फ़लाँ ने मुझे फ़ोन नहीं किया, नहीं, मुझे पता है सब बहुत पेन में थे। लेकिन कुछ फ्रेंड्स तो कुछ ऐसी बता रही होंगी हूँ, जो बताने साथ जा रही थी, हूँ कि हाँ। मेरी बहुत ज़्यादा मुझे होता था कि सब याद आते थे मुझे कि फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, लेकिन मैं कहती थी नहीं, वो उनका दिल नहीं, हौसला नहीं पड़ रहा मुझसे बात करने का। तो मैं कहती थी ओके ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे मोहब्बत और प्यार मिली है आसिम यार टिवाना और वो बड़ा प्यारा आदमी है। टोनी। ये दोनों, ये क्योंकि पिंडी में थे, ये दोनों आ जाते थे और वहाँ से मुझे उन्होंने कई दफ़ा वहाँ से निकाला उस हालत में जब मैं चल नहीं सकती थी, और मुझे पीछे गाड़ी में डाल देते थे, यूँ मैं लेटी हुई हूँ, और आगे जाके इस्लामाबाद ले जाके खाना खिलाना ऐसे लंगड़े इंसान को, और मेकअप कराना, और तो कहना कि चलो हम तुम्हें लेके चलते हैं। वो मुझे बहुत, और उस वक्त जो मेरी उनसे अजीब सी एक बॉन्डिंग हो गई ना, और कई दफ़ा तो मुझे ये भी याद है मुझे होश नहीं होता था, मैं बिल्कुल बेहोश होती थी और मुझे कान में आसिम की आवाज़ आ रही थी कि आसिम है, और वो आया हुआ है, टोनी आया हुआ है, और ज़ारा से बातें कर रहे होते थे। अल्लाह ताला टोनी नवीद को भी तो वो बहुत इनसे उनके दर्जात हाँ, बुलंद फरमाए, तो वो भी बहुत चले गए दुनिया से एकदम प्यार से। उनसे ना, उन्होंने बहुत मुझे उस वक्त आके संभाला, इस्लामाबाद में थे। लेकिन कौन करता है यार, ये भी देखो ना, एक दफ़ा चलो बंदा फ़ोन कर लेता है, इस्लामाबाद से पिंडी आना, पिंडी से फिर जाना, लेके जाना, फिर वापस छोड़ के आना, तो वो बहुत मुझे प्यार मिला। बहुत सारे दोस्त थे, मैं किसी से, मुझे कोई शिकवा शिकायत नहीं कि फ़लाँ ने नहीं पूछा, लेकिन फैमिली तो खैर फैमिली तो सुनाने बैठी हुई थी। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, बीमारी में एज अ वुमन सपोर्ट सिस्टम का क्या रोल होता है, क्योंकि आपको पता है आप खुशकिस्मत हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत सी ख़वातीन स्पेशली फीमेल्स, उनका अगर कैंसर डायग्नोज हो और अगर उनका ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हो जाए तो मियाँ तलाक दे देते हैं। जी। सॉरी व्यूअर्स, ये एक रियलिटी है और ये बड़ी सैड रियलिटी है। मेरे अपने जानने वालों में हमारी एक बहुत मेरी करीब, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, मतलब आप कहें कि मेरी अदर मदर थी, उनको इस पूरे फेज़ से मैंने गुजरते हुए देखा। और वही वाली बात होती है ना कि अगर साथ सिर्फ अच्छे वक्तों का है तो फिर ये कौन सा साथ है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद द एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, मेकअप की हुई, ज्वेलरी लगाई हुई, प्यारे बाल बने हुए अस्मा अब्बास। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ हमारी मॉडल शेफ़ आमना इलियास है। भाई मेरी वो भी लाडली है और फिर आप भी शेफ़ हैं और आपका नाम भी आमना इलियास है, तो प्यार तो मेरा दोनों तरफ है ना। तो जब भी आप आते हो मुझे एक्स्ट्रा आमना वो वाली भी याद आ जाती है। क्या सिचुएशन है बेटे? चिकन ब्रेड रेडी हो गई है, बेक हो गई है फ्रेश। आपको पता है, एक तो खुशबू पे पूरी आ रही है और आप लुक देख सकते हैं। मच्छी भी बना देती है, तुसी जरा मच्छी तो दिखाओ। जी ये देखिए, कच्ची मच्छी तो नहीं बनाई? नहीं नहीं, वो मछली की शेप की बड़े मजे की बनाई है। वो कौन सी है? ये दोनों बस शेप्स डिफरेंट, आप जिस तरह से भी इनको आप कर लें। ये देखिएगा इसको थोड़ा सा अलग से दिया है और जो भी मज़ीद भी हमारी बेक हो रही हैं, मगर ये है कि इसकी थोड़ी सी वो जो स्ट्रिप्स आपके सामने बनाई थी वो जिस तरह से भी आपको पता है बच्चों को अट्रैक्ट करती हैं, जिस तरह से भी डिफरेंट शेप्स हम कर लें, तो ये फ़िश बनाई है हमने। अमेजिंग, लुक्स रियली रियली गुड। अब बाय द वे आप इसके अंदर टूना भी डाल सकते हैं। बिल्कुल, आप टूना का टिन मिलता है, बट पानी वाला लें, वो दूसरे वाले केमिकल वाला बेस मत लें। उसको निकालें, टूना फिश का जो कुक टूना होती है उसके अंदर भी आप यही सारा मिक्स बना के आप एक्चुअली टूना का भी फिश हो बना जाएगी। सकते हैं। और वो एक्चुअल फिश बन जाएगी, वो फिर फिश ब्रेड बन जाएगी। ट्राई करना है, फिर मुझे बताना है। ठीक है, अब नेक्स्ट वो कर देंगे। डन। अच्छा, खाने पीने की बात हो रही है, लेकिन जब इंसान इस प्रॉपर इस कैंसर की ट्रीटमेंट तो खाना पीना तो बिल्कुल ही बनता। हाँ, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था प्रोटीन्स का, और मैं कहती थी खाना तो मेरे से दूर कर दे। तो मेरे हस्बैंड और मेरा बड़ा बेटा जो है वो दोनों, उनकी कोशिश होती है इसके मुंह में किसी तरह डाल दें कोई चीज़। तो वो बेचारे उन्होंने क्या किया कि, और मैं कहती मैंने बाज़ार का नहीं खाना, तो उन्होंने वो अंदर अंदर मिला के ना, वहाँ अंदर ही अपने जुगाड़ लड़ा के किचन से दोस्ती कर ली ना, वहाँ वो जो लड़का था उससे बाज़ार से फ़िश लेकर आए, उसको मसाला लगाया, वहीं हॉस्पिटल में बना के मुझे खिलाई दोनों ने। और फिर एक दिन मेरा दिल किया पकौड़े खाने को, बस पकौड़े चाहिए, दुनिया भर के तो जब पकौड़े खाने। फिर वो बेचारे पता नहीं कहाँ जाके पकौड़े लेकर आए, पकौड़े खिलाए, लेकिन कोई हाल नहीं खाने का तो आपको बिल्कुल दिल नहीं करता, कुछ नहीं करने को दिल चाहता। लेकिन पॉजिटिव कैसे रहीं और क्यों रहीं? देखिए, हर बंदे का अल्लाह माफ़ी दे, कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों के साथ ये टाइम गुजारा है, मतलब
दूसरों के साथ अल्लाह का करम है, अभी तक तो कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई खुद, तो गिव अप कर जाते हैं लोग। और फिर ना गिव अप करने का रीज़न होता है वो मोहब्बत करने वाला शौहर, या भाई बहन जो बहुत लाड करते हैं, या कुछ होता है। आपको कौन सी चीज़ थी जो बार बार जहन में कहती थी नहीं अस्मा? लेकिन एक चीज़ पे मुझे बहुत यकीन है कि मैं अगर ज़िंदा मुझे रहना है तो मुझे रहना है, और अगर मैंने नहीं रहना तो परेशान होने से कुछ भी नहीं होना। मेरी डेट ऑफ डेथ लिखी गई हुई है, बिल्कुल, और मैंने तो मर जाना है, चाहे मैं इधर बैठी बैठी मर जाऊँ। तो इसलिए मुझे उसके लिए पहले वरी नहीं होना। और फिर मुझे अपने ना बच्चों की शक्लें जो है ना, उनकी आंख में आंसू, ज़ारा के आंसू, लड़कों के मुंह नमक के नीचे आए हुए हैं, मेरे मियाँ यूँ हैं, तो मुझे उनको भी तो करना है कि कुछ नहीं होगा यार, ठीक हो जाऊँगी मैं, कोई ऐसी बात नहीं है। जैसे कि उसकी मैंने एक फ़िल्म साइन की थी, इसके बाद मतलब उससे पहले तो फ़ौरन कैंसर हो गया। तो मुझे ये था कि मैंने जाके तो उसमें फिल्म में डांस करना, गाना गाया हुआ हाँ, था। मैं सदके जाऊँ, वो फिल्म में डांस करने वाली ख्वाहिश ही नहीं पूरी हो पा रही। नहीं तो वो मेरी रह जाएगी, ये कैसे हो सकता है? हाँ। तो वहाँ हमारे एक डॉक्टर थे, बड़े स्वीट से थे, मुझे खोचल नहीं होते, खोचल वाले डॉक्टर जो ऊपर से ऐसे होते हैं, अंदर सारे उनको पते होते हैं कि ये कौन है और ये क्या होगा, उनका नाम। वो अब तो सारे ही डॉक्टर होते नहीं, वो अब तो खैर से वो कर्नल हो गए, उनका नाम है कर्नल समीद, और वो लाहौर में CMH में। तो वो उस वक्त मेजर थे। तो मैं उनके पास गई, मैंने कहा कि डॉक्टर साहब कब तक मैं ठीक हो जाऊंगी, क्योंकि मुझे अब आके फिल्म करनी है। तो उन्होंने मुझे यूँ देखा और कहा कि शायद अब ना ठीक हो सके। तो मैंने कहा कि जी, उसने कहा पता नहीं, मुश्किल है, मुझे नहीं पता। उन्होंने मुझे ऐसे कहा ना, मैं कहा है ये मुझे कैसे कह दिया कि मैं ठीक नहीं हो सकती। हाँ। तो वो ज़रा अदाओं में थे ना अपनी। बाद में पता लगा कि उनकी फिर मैंने खूब खिल्ली उड़ाई, तो फिर वो हंसते थे बाद में। तो मैंने ऐसे भी होते हैं, लेकिन वो ऊपर से ऐसे थे, अंदर से सारा उनको पता था कि हो जाएगा, कोई हो मसला जाएगा। बट ये वही वाली बात है ना कि अल्टीमेटली एक्चुअली कैंसर का नाम सुन के सबकी हवाइयाँ उड़ बेहोश हो जाती हैं। जाते हैं सारे। बेहोश हो जाते हैं, और वो सुन के ही ना त्राण निकल जाता है। और आधी से ज़्यादा ख़वातीन और मर्द तो कहते हैं कि बस अब तो हमारा टाइम पूरा हो गया, क्योंकि कोई इससे बचता नहीं है। जी बिल्कुल नहीं, बस वो मेरे एक तो यकीन बहुत था कि मुझे ऐसा अगर मैंने जाना है तो चुप करके चली जाऊंगी। इन जो ये पीछे जो है, इनको क्यों, मेरी बहनों की शक्लें, वो जो गम से ख़त्म बेहोश हो रही थी, जिनकी हालत बुरी थी, हर वक्त वो उनको होता था कि पता नहीं क्या होगा। तो मुझे था कि ये लोग परेशान ना हो, बस इनको मैं कहूँ कि मैं ठीक हूँ, मैं सही हूँ, क्योंकि जो होना है वो तो हो ही जाएगा। लेकिन पहले से अम्मी का सबको उस वक्त क्या हाल था जब वो ये देख रही थी? अम्मी भी क्योंकि इस टाइम- आपने हमेशा अम्मी को प्रोटेक्ट ही किया है, लेकिन जब ये वाला फेज चल रहा था तो कितना को छुपा सकते हैं? नहीं जब नहीं, वो इंसान- अम्मी तो हर एक से, अम्मी लाहौर होती थी ना, तो वो जो भी आता था, अब बताओ अब क्या है, अब क्या है, तो वो बहुत ज़्यादा ज़ाहिर कंसर्न थी। तो वो मेरे पास तो नहीं आ सकी, लेकिन मेरे बच्चे वगैरह उनको बताते थे कि ठीक है। तो उनको भी यही था कि नहीं, मेरी बेटी बड़ी इस बहादुर है। पूरे एक्सपीरियंस से जिंदगी की कदर कितनी आई? ज़िंदगी बड़ी ही खूबसूरत चीज़ है। ज़िंदगी की कदर तो तब आई जब हमारा बच्चा चला गया, जब हमारी बहन चली गई, तब पता लगा कि ये तो ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। और मैं सच बताऊं, मुझे खुद तो आपके नेफ्यू की जो डेथ हुई थी, जी was it? शहरी, जब शहरी उसके थी बाद सुंबल बाजी, तो वो तो पता Back लगा to कि, back ही हुआ कि ये वो तो। ज़िंदगी क्या, ये एक साल ज़िंदगी- बाद ही आई थिंक, राइट? हाँ 1.5 साल में, 18 महीने में, हाँ, कि ये क्या हुआ है, ये होती है ज़िंदगी, यूँ है। तो अब तो जैसे हमें अब डर ही और पड़ ये गया। भी प्रूव हुआ ना कि रब ताला ने जिसको रखना है इस दुनिया। अब सुंबल भाई कैंसर की आपका माशा- डायग्नोज हुआ था, उनको हर वक्त उसके मेरी बाद फिक्र होती अम्मी दुनिया से रुखसत, सुंबल आपी, शेरी भाई। तो बात ये है कि गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं है। वो तो अच्छा भला, वो तो बिल्कुल जवान बच्चा था। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मुझे फला चीज़ मार देगी, फला और चीज़ देखिए मार ना, देगी। अलमारियों में ठूस ठूस के चीजें रखी हुई हैं, प्रॉपर्टियां बनानी है, ये करना है, वो ये करना क्या है। है, ये सब फजूल है। मैं तो अब कहती हूँ कि जो, मैं सच बात बताऊँ, अब इस ज़िंदगी के इस मोड़ पे जो लोग बातें करते हैं ना, पैसों की, गाड़ियों की, मकानों, घरों की, कोठियों की, साथ कब्र में तो नहीं लेके जाना, जाना तो उसी मुझे सफेद ना कपड़े उनसे में जिसमें हम करहत सब- आती है, मुझे नफरत आती है कि इनको अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहिए। और आप ये सोचें कि कितनी ज़िंदगी है, अब हमने क्या करना है, क्वालिटी लाइफ आपको देखनी चाहिए। चीज़ों को क्या करना है? आपके ख्याल में जिंदगी में क्वालिटी ऑफ लाइफ, देखिए व्यूअर्स, ये जो हम बात कर रहे हैं ना, कपड़ों की, जूतों की, ये एक, वो जो कहते हैं ना, एक थोड़ा सा, एक सच्ची बात है अस्मा आपी का, एक कॉमिक अंदाजा चीज़ ऐड करने का। अगर आप जेन्युइनली एक मलंग खातून से मिलना चाहते हैं ना, तो वो ये लड़की है। लड़की अगर आप लड़की नहीं है तो फिर मैं भी लड़की नहीं हूँ जान। तो मैंने दोनों का हिसाब सेट रखना होता है ना। आप समझ रही है ना मैं सब क्या समझ कह रही हूँ? आई गॉट यू मैन। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि थिंग्स की वैल्यू साइड पे आपने फिर जिंदगी में डिफरेंट क्या किया?
देखिए ज़िंदगी मौत के इतने करीब जाके जब बंदा वापस आता है तो कुछ तो ज़िंदगी में कुछ अस्माबास में चेंजेस क्या है? देखिए एक तो ये है कि अब एज के साथ और ज़िंदगी की इतनी चीज़ें देखने के बाद, इतनी हार्ड चीज़ें देखने के बाद, अब मुझे रिश्तों की और दोस्तों की मोहब्बत की बहुत कमी हो गई है। और मुझे दिल करता है कि मैं जिन लोगों से, जो लोग मुझे प्यारे लगते हैं, जो लोग मुझे अच्छे लगते हैं, जिनसे मुझे प्यार है, दोस्त मिले ना मिले, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मुझे तुमसे प्यार है, क्योंकि मेरे ख्याल में ये बताना बड़ा ज़रूरी है। कभी मुझे भी कह दें तो है ही, तो मिल है। लेकिन बात ये कि जो लोग बहुत कम हमसे मिलते हैं, बहुत कम मुलाकात होती है जिनसे कभी, लेकिन वो आपके बहुत करीब हैं, उनको नहीं पता होता। आपको पता है मैं उम्रे पे गई थी, तो मैंने उन लोगों के लिए नफल पढ़े जो मुझे नहीं जानते, वो, लेकिन चूँकि मैं उनको जानती हूँ। जैसे मैंने वहाँ पर अली ज़फ़र, आतिफ़ असलम, जो उनकी मैंने चीज़ें, सूफियाना चीज़ें पढ़ी सुनी है ना, जो उनसे जो कुछ मुझे फ़ील होता है, जो मैंने फ़ील किया है कि मेरे हाथ कांपते हैं, मेरे आंसू निकलते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है कि कोई आपको ऐसे हो जाए किसी के पढ़ने से, किसी के कलाम से ये फीलिंग कोई दे दे आपको, तो मुझे तो उसके लिए नफल पढ़ने चाहिए ना। तो उनको क्या पता मैं कौन हूँ या उनको क्या, तो अपने घर में आराम से बैठे हुए। लेकिन मेरे दिल को अहमद जहाँ ज़ेब, उनका जो अल्लाह अकबर है, शफ़क़त अमानत अली, तो वो मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ। मैंने वहाँ जाके अपने लिए शायद कम ही कुछ पढ़ा होगा, फ़लाँ याद आ गया उसके लिए नफल, फ़लाँ याद आ गया उसके लिए नफल, वो मुझे प्यार है उनसे। और अभी मुझे मैं आपको एक बात बताऊँ व्यूअर्स, ये कहने वाली बात नहीं है, क्योंकि इनको मैं एक बड़े डिफरेंट और मुख्तलिफ अंदाज से जानती हूँ। लाइक इनकी बहन के साथ, मतलब आपके साथ मेरा एक डिफरेंट ताल्लुक था, एक मॉम टाइप उनके साथ मेरा ताल्लुक था। इनके साथ हमेशा से मेरी दोस्ती रही है, लाइक अ फ्रेंड। कहती तो मुझे माँ ही है, मैं आपको माँ बुलाती हूँ लाड में, दीदी माँ बुलाती हूँ, जिस तरह मैं हिना बयात को भी दीदी माँ बुलाती हूँ, बिकॉज वो मेरी दीदी हैं और मैं उनका एहतराम माँ वाला करती हूँ, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। अब आप देख लें कि क्या को एहतराम है, आपके ऊपर चढ़ी जाती हूँ मैं। लेकिन बात ही कि देखिए 4-5 लोग होते हैं दुनिया में जिनसे खून का रिश्ता नहीं होता, लेकिन वो खून के रिश्ते से बढ़ के आपके लिए वैल्यू रखते हैं, बहुत रखते हैं। आपको पता है आपका ओपिनियन मुझे बहुत मैटर करता है। हमजा के केस में जब छोटा था तो 2-3 दफ़ा मैंने आपसे पूछा कि मैं क्या करूं, 2-3 जगह आपने मुझे भी 1-2 चीज़ों से रोका। सो द पॉइंट इज़ व्यूअर्स, ये वो ताल्लुक होते हैं, एंड आई नो कि ये जिनको नहीं भी जानती उनके लिए दुआ करती हैं, ये तो मैं जानती हूँ। मुझे इनसे प्यार आता है उनके लिए। अभी मैंने एक और चीज़ की है कि मुझे जो बहुत मुझे प्यारे लगते हैं अपने दोस्त और अपने मिलने वाले, कुछ बच्चे भी हैं, कुछ दोस्त भी हैं, मतलब मेरे से तो सब छोटे ही हैं, लेकिन मेरा दिल करता है कि मैं उनको कुछ लिखूं, और मैंने ख़त लिखे उनको, और वो मैंने ख़त लिख के अपने पास संभाल लिए हैं। अब मैं उनको कब पोस्ट करती हूँ वो मुझे नहीं पता, लेकिन रात के किसी पहर मेरा दिल करता है कि मैं उनसे बताऊँ, बात करूँ कि मुझे तुम बहुत प्यारे लगते हो भाई। तो कह दे, नहीं कहना, अब तो ख़त लिखने का रिवाज ही नहीं रहा, फिटे मुँह इस फ़ोन का, जिसने सारा रोमांस ही ख़त्म कर दिया। फ़ोन इज़ अ बिट फिटे। ख़त कितने प्यारे होते हैं, एंड यू नो मैं देखती हूँ कि मैं फैसल के पास ना डैडी के लिखे हुए कुछ खत है। अच्छा, मुझे कोई भी कार्ड देता है ना, स्मापी आपको पता है मेरे 2 दराज भरे हुए हैं कार्ड्स के। बर्थडे पे कार्ड हो गया, मेरे मियाँ ने एनिवर्सरी पे कार्ड दिया, बच्चों ने कुछ चीज़ लिख के दी, हमजा की इतनी इतनी पर्चियों पे लिखे, वो लिख रहा आई लव यू मामा, टेढ़ी विंगी अंग्रेजी, मेरे पास अभी भी हैं। मैंने भी ज़ारा की चीज़ें रखी हुई हैं। फिर मैंने अम्मी अब्बा के ख़त, उनको फिर मैंने एक फ़ाइल में रखा, लैमिनेट कर लें। हाँ रखा हुआ है ना, कि वो हालांकि वो किताब में भी हैं, लेकिन वो उनके जो हाथ से लिखी हुई, उसकी जो वैल्यू है ना, वो ख़त की वैल्यू बहुत ऊपर की कोई चीज़ है, ये वो आम चीज़ नहीं है। ये जो मैसेज वैसेज है ना, ये बकवास होता है। फाइनल क्वेश्चन, गाने की रिक्वेस्ट करनी थी लेकिन मैं नहीं कर, अगर आप, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, बात करें, क्योंकि वक्त जो कहते हैं ना, बिल्कुल वो मैं अक्सर कहती हूँ वक्त कम मुकाबला सब, नहीं, बातें करें, गाने तो सुनते ही रहते हैं। वक्त भी ख़त्म हो गया जी, आखिरी सवाल है बस। दुनिया से हम सब ने जाना है, और ये इस किस्म की सख्त बात मैं सिर्फ अपने से ही कर सकती हूँ, वरना लोग उसको गलत तरीके से ले लेते हैं, माइंड कर जाते हैं। दुनिया से रुखसत होने से पहले क्या करना चाहती हो? भाई मैं चाहती हूँ कि मुझसे बहुत लोग खुश रहें, मुझसे, मेरे लिए लोग कोई ये ना कहे कि ये बड़ी फजूल औरत है, दफ़ा हो जाए ये वो। मैं किसी किस्म की नेगेटिविटी, किसी किस्म की कोई बुरी बात, किसी किस्म की दिल आज़ारी नहीं करना चाहती किसी की भी। अगर गलती से मेरे से कोई किसी का दिल दुख जाए तो उसके लिए पहले माफ़ी मांग लेती हूँ। बस मैं चाहती हूँ सब लोग मोहब्बत करें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, ये बुरी बुरी बातें ना करें और ना ही फैलाएं। वही वाली बात है ना, जो हम हमेशा कहते हैं कि लोग अच्छे अल्फाज में याद करें। हाँ, और इससे बढ़ के क्या लेना। और पता है वो वाली बात कि किसी के बारे में सोच के बंदे के अब सुंबल आपे के बारे में सोचती हूँ, आई गेट अ स्माइल ऑन माय फेस। और पोलाइट रहें लोगों से,
हाय और शुक्रिया कहें, मुझे समझ नहीं आती कि और गलती हो जाए तो सॉरी भी कह दे भाई। अरे अब जैसे अब हमें अल्लाह ने इतनी इज्जत दी हुई है, हमारा काम जो है, हमारे जो स्पॉट बॉयज़ हैं आते हैं, चाय, अब आपा चाय, आपा ये, आपा वो, आपको उनको शुक्रिया हमें कहना चाहिए। हमें बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है, जो लोग नहीं कहते, जो लोग समझते हैं कि हम पता नहीं क्या ही हो गए, ये इस चीज़ से नीचे उतरें। और सब ने, हमने, ड्राइवरों ने, नौकरों ने, हमारे बड़ों ने, छोटों ने एक ही जगह जाना है, एक ही मिट्टी में। ये समझे कि सब बराबर हैं और सबको मोहब्बत से पेश आए, बस, नथिंग एल्स। इसी नोट पे, इस नोट पे हम अपने शो को क्लोज करेंगे, क्योंकि मुझे कोई अच्छी या पते की बात एंड में कहने की ज़रूरत नहीं है। अस्मा आपी की आपने बहुत सी साइड्स देखी होंगी व्यूअर्स, लेकिन ये साइड इनकी सबसे खूबसूरत और सबसे प्यारी है। ये प्यार से भरा हुआ दिल, ये पॉजिटिविटी, और जो इंसान मौत के इतने करीब जाके वापस आता है अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह इनको लंबी सेहत वाली ज़िंदगी अता करे, इनको अपने बच्चों के सर पे सलामत रखे, बच्चों के खुशियाँ देखने का मौका दे, और आगे उनके बच्चों की भी खुशियाँ का मौका दे। इतनी बुढ़ी माई। आमीन। हाँ जी, हम दोनों क्यूट साथ सेलियाँ हैंग आउट करेंगे, गप्पे लगाएंगे, एक दूसरे के जुए निकाला करेंगे, नो प्रॉब्लम। तो हम तो ये करेंगे, इनको दुआओं में याद रखना है। अल्लाह ताला इनको हमेशा सेहतमंद रखे, आमीन। और इसी नोट पे शो क्लोज करेंगे। ख्याल रखिएगा, और जैसे कि इन्होंने कहा, अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखें। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।